हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का सिविल एजुकेशन पीसीएस में। अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स हम लोगों को करना है। ये वीकली बेसिस पे हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। वीकली बेसिस पे कर चुके हैं। वीकली वाले हैड जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है उसमें है। ये कंपाइलेशन वीडियो है, ठीक है। ये कंपाइलेशन वीडियो है। और जो वीकली बेसिस वाले हैं उन्हीं को मैं मर्ज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये पूरे मंथ का एक साथ हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री 2026 और हाईकोर्ट आरओ जो भी एग्जाम रहेगा उसके लिए हेल्प करता है, ठीक है। हाँ, तो चलिए हम लोग करते हैं पहला टॉपिक। यहाँ पे देखो, पहला टॉपिक है निवारक निरोध यानी प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन, जो होता है पॉलिटी में पढ़ के रखे होंगे। और साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। कोई भी अगर एक्ट आपको दिखा करे कहीं भी, तो उसका ईयर आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि परीक्षा में मैचिंग में यही पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग निवारक निरोध यहाँ पे सीख लेते हैं। ये जो प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन है, आपने पॉलिटी में पढ़ के रखा है आर्टिकल 22 में, है ना, कि किसी भी व्यक्ति को, है ना, पुलिस जो है वो हिरासत में ले सकती है, मैक्सिमम 3 महीने तक होता है। परीक्षा के लिए जो पॉइंट है मैं उसको यहाँ पे आपको मेंशन करूंगा। पहला पॉइंट ये है कि किसी भी व्यक्ति को दोष सिद्धि के बिना हिरासत में ले लिया जाता है पुलिस के द्वारा। कोई ट्रायल नहीं होता, नो ट्रायल। और मैक्सिमम हिरासत में रखने का जो समय है वो 3 महीने तक हो सकता है पुलिस के द्वारा। ठीक। उसके और भी आगे जो प्रोविजन है वो भी हम लोग सीखेंगे। इसका ग्राउंड क्या रहता है, पुलिस किस बेसिस पे आपको मैक्सिमम 3 मंथ तक रख सकती है या फिर हिरासत में ले सकती है बिना दोष सिद्धि के बिना। तो इसका ग्राउंड बस एक ही है, या तो शक का आधार होता है, या फिर पुलिस को ऐसा लगता है कि आप नियर फ्यूचर में अपराध कर सकते हैं या फिर अपराध करने की संभावना है, तो ऐसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में ले सकती है। लेकिन आपने आर्टिकल 22 पढ़ा है किसके अंतर्गत, फंडामेंटल राइट के तहत। तो फंडामेंटल राइट ये सिटीजन्स के लिए होते हैं, है ना, स्टेट के लिए तो होते नहीं है। इसका मतलब है कि स्टेट से बचने के लिए आपको आर्टिकल 22 दिया गया है, यानी निवारक निरोध से बचने के लिए आपको ये आर्टिकल 22 है। मतलब आपका राइट है, ना कि स्टेट का राइट है। तो इसमें आपका राइट क्या हो सकता है ये देखेंगे हम लोग। आर्टिकल 22 में लिखा है कि निवारक निरोध जो है, ये सलाहकार बोर्ड की अनुमति के बिना, ये जो सलाहकार बोर्ड होता है इसमें हाईकोर्ट के जजेस होते हैं, अनुमति के बिना 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। तो आपको जो पेन दिया जाएगा वो मैक्सिमम 3 महीने तक दिया जा सकता है ना। लेकिन इससे ज्यादा हिरासत में रखने के लिए ये सलाहकार बोर्ड की अनुमति आपको लेना पड़ेगा। तो यही आपके लिए राइट है, यही आपका बचाव है ना, यही बचाव है। तो यहाँ पे बस इतनी सी बात याद रखना है। करंट में क्या था, करंट में ये था कि आपने देखा होगा लद्दाख में सोनम वांगचुक जो है, इनको अभी ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है 1980 वाले, इसके तहत हिरासत में लिया गया, क्योंकि इन्होंने एक शब्द है सेल्फ इमोलाइजेशन, है ना, हिंदी में बोलते हैं आत्मदाह। आत्मदाह की धमकी दी थी इन्होंने, तो ये थ्रेट थी। तो ये जो थ्रेट है, तो ये चूंकि पब्लिक फिगर है ये सोनम वांगचुक, तो इनकी इस धमकी के वजह से पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सकता है ना। तो ये ग्राउंड बन जाता है निवारक निरोध के लिए पुलिस के लिए। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और 6वीं अनुसूची के संरक्षण की मांग को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था। ठीक है, तो ये न्यूज का बेसिस है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर निवारक निरोध को रिवाइज कर रहे हैं, पॉलिटी का टॉपिक है। ध्यान रखिएगा, 3 महीना अनुमति के बिना, मैक्सिमम 3 महीना, ठीक है। उसके बाद अगर हिरासत में रखेगी पुलिस तो ये फिर सलाहकार बोर्ड की जरूरत होती है, और कमेटी में जजेस शामिल होते हैं हाईकोर्ट के, ये भी ध्यान रखना। 3 महीने से ज्यादा हिरासत में रखने के लिए सलाहकार बोर्ड की मंजूरी आवश्यक है। यही आपका आर्टिकल 22 के तहत आपको राइट प्रोवाइड किया जा रहा है। फंडामेंटल आपका ये राइट है, ठीक है। मतलब 3 महीने तक तो सब कुछ स्टेट के पास है। स्टेट तो समझ रहे हैं ना, सारे जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो इसी के विरुद्ध तो होते हैं, स्टेट के विरुद्ध होते हैं। तो 3 महीने तक तो राजा कौन है, स्टेट है, वो अपना मन मर्जी कर सकती है। लेकिन 3 महीने के बाद स्टेट फिर मन मर्जी नहीं कर सकती है। ये उनका हर्डल है, ये स्टेट के लिए हर्डल है। हमारे लिए फंडामेंटल राइट है, लेकिन स्टेट के लिए हर्डल है, समस्या है। क्लियर। चलिए, कुछ मामले भी रहे निवारक निरोध के मामले में। जैसे ये कभी कभी पूछ लेता है कि अमीना बेगम बनाम तेलंगाना राज्य किससे संबंधित है निवारक निरोध, जो कि करंट का टॉपिक है, तो हो सकता है दिख ही जाए परीक्षा में। रेखा बनाम तमिलनाडु राज्य, ये भी निवारक निरोध से संबंधित है। क्लियर है। चलिए, दूसरा टॉपिक है यूपीएससी की शताब्दी। तो ये भी पॉलिटी का ही टॉपिक है। अभी 1 अक्टूबर 2025 को शताब्दी मनाई गई है, स्थापना 1926 में की गई थी। अब चलिए कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग पढ़ लेते हैं इसके।
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1919 हम लोग पढ़ते हैं। इसको मार्ले मिंटो बोलते हैं या फिर चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बोलते हैं। चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बोला जाता था 1919 को, है ना। यहाँ पे आपने डायर की पढ़ा होगा, आपने यहाँ पे बहुत सारे प्रोविजन पढ़े होंगे इस 1919 के। ये जो प्रांतों में डायर की सिस्टम था या फिर द्वैत शासन था, तो ये यहाँ पे लाया गया था, है ना। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 में एक लोक सेवा आयोग के गठन की अनुमति दी गई थी। फिर 1924 में ली कमीशन आया था। ली कमीशन मैचिंग में आपको दिखेगा पॉलिटी में। ली कमीशन की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 2026 को लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। सर रॉस बारकर जो थे इसके पहले अध्यक्ष बने थे। ये जो ली कमीशन ने रिकमेंड किया था वो लोक सेवा आयोग किया था। ये बाद में फिर पीएससी बने, यूपीएससी बनेगी, ठीक है। यूपीएससी कब बनती है, 1935 के अधिनियम से इसको यूपीएससी में बदल दिया गया। किसको, पीएससी को, लोक सेवा आयोग को कन्वर्ट कर दिया गया यूपीएससी में। पीएससी किसने रिकमेंड किया था, ली कमीशन ने 1924 में, ठीक है। तो 100 वर्ष हम लोगों ने करा दिए। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लीजिए, यूपीएससी कौन से आर्टिकल में पढ़ते हो भैया, जल्दी से बताइए। 315 पढ़ते हो ना भाई, 315 में है ना। यूपीएससी भी है, इसी में स्टेट के कमीशन भी है, सॉरी स्टेट के पीएससी भी है, राज्यों के लोक सेवा आयोग भी है, यूनियन का तो है ही। तो जब आर्टिकल के फॉर्म में है उल्लिखित, तो ये कौन सी संस्था हो गई, ये संवैधानिक संस्था हो गई। इतना क्लियर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑटोनोमस है। भाग 14 पढ़ते हैं हम लोग, आर्टिकल 315 से 323, इसी में दोनों है। चलिए बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे, साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कार्बन निषेचन, इंग्लिश में बोलते हैं कार्बन फर्टिलाइजेशन। कार्बन फर्टिलाइजेशन, पहले इसको देख लेते हैं, कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या चीज है। ये पर्यावरण को नुकसान करने वाली चीज है या फिर फायदे में लाने वाली चीज है। यह एक प्रोसेस है जिसमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च स्तर पौधों की वृद्धि करने में मदद करता है। पहला पॉइंट आपको क्या सीखना है कि ये जो कार्बन निषेचन होता है, कार्बन फर्टिलाइजेशन, इसमें पौधे ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके, फोटोसिंथेसिस पढ़े हो ना यार, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। तो यहाँ पे कार्बन फर्टिलाइजेशन में हो क्या रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा से ज्यादा, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में ज्यादा है, बढ़ भी रही है, तो ये जो ज्यादा मात्रा है पौधे भी फिर ज्यादा ग्रैप्स कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा अवशोषित कर रहे हैं, ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो उनकी पौधों की लंबाई जो है वो बढ़ रही है, वृद्धि बढ़ रही है। तो स्टेटमेंट के लिए ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च स्तर पौधों की वृद्धि करने में मदद करता है। एक स्टेटमेंट उल्टा कर देगा कि पौधों की यहाँ पे लंबाई या फिर पौधों की वृद्धि करने में मदद नहीं करता है। तो ये चीज सीखने वाली है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट है, हम लोग जानते हैं। और पौधों को जब कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा मिलती है तो पौधे तेजी से बढ़ते हैं। ये होता है कार्बन फर्टिलाइजेशन, ठीक है। न्यूज में क्या बेसिस था, न्यूज में ये था, ऊपर देखिए, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर, सॉरी, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर बढ़ने से अमेजोन वर्षा वन जो है, अमेजन के जो फॉरेस्ट, हाँ रेन फॉरेस्ट है, इनके वृक्ष बड़े हो रहे हैं, ऐसी फाइंडिंग है, ठीक है। नेचर स्टडी है, इसके बारे में पढ़ते रहते हो, रिपोर्ट प्रकाशित करती रहती है नेचर स्टडी। तो उन्होंने बताया कि ऐसी चीज सामने आई है कार्बन निषेचन के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे परीक्षा के लिए क्या है, स्टेटमेंट में बस कार्बन निषेचन क्या है, दूसरा स्टेटमेंट वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का हायर लेवल रहेगा तो पौधों की वृद्धि होगी या फिर घटोतरी होगी, इस तरीके से पूछ लेगा। चलिए यहाँ पे देखिए, अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है कहाँ पे है भैया, साउथ अफ्रीका में पड़े, सॉरी साउथ अमेरिका में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ये इतने बड़े हैं कि भारत का जितना क्षेत्रफल है उतना तो सिर्फ फॉरेस्ट है, भारत के क्षेत्रफल से दुगना। और इनको लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं ना, विश्व के फेफड़े बोला जाता है अमेजन वर्षा वन को। किस कारण से, इस कारण से ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है 20%। विश्व के ऑक्सीजन का लगभग 20% उत्पादन होता है। ये चीजें कुछ मैं आपके लिए एक्स्ट्रा डाला हूँ, पीडीएफ में पेड ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो हम लोगों ने अभी समझा है ना वही चीज है, बट कुछ चीजें और एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, ये आपको हेल्प करेगा। ये कुछ चीजें और मैं अलग डाला हूँ, ये भी आपको हेल्प करेगा। मैं इसको डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, ये बस एक्स्ट्रा चीजें पीडीएफ में इसलिए डाला हूँ ताकि थोड़ा और भी आपको बेसिस आपका स्ट्रांग हो। क्लियर। चलिए, अब चूंकि देखो पौधों की लंबाई बढ़ रही है, तो पौधों का जो बायोमास है वो भी बढ़ेगा। बायोमास मतलब जो पौधे का वेट होता है ना।
पौधे की लंबाई बढ़ेगी तो बायोमास बढ़ेगा ना। तो बायोमास बढ़ेगा तो भाई बायोमास अगर बड़ा होता है तो ये तो बहुत अच्छी चीज है पर्यावरण के लिए, खासतौर से मिट्टी के लिए, है ना। मिट्टी के लिए तो बहुत सारे फायदे हैं। अब एक तरफ आप फायदा देखते हैं, दूसरी तरफ नुकसान देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही ऐसी चीज कि उसके बिना ना तो जिया जा सकता है ना ही मरा जा सकता है ना। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं नेचर स्टडी की फाइंडिंग में कुछ यहाँ पे इंसर्ट किया हूँ इमेज में, ये डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। जो मैंने अभी डिक्टेट किया है वही है, कुछ चीजें अलग मिल जाएंगी। चलिए दूसरा देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, लिटिल डायनमो ऑफ अ मैन की उपाधि से कौन प्रसिद्ध है। लिटिल डायनमो ऑफ अ मैन, इस फैक्ट को कभी पढ़े थे, टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे तो जरूर पढ़े होंगे। लाल बहादुर शास्त्री साहब को बोलते हैं लिटिल डायनमो ऑफ अ मैन। इनके बारे में काशी विद्यापीठ बनारस में अध्ययन, जहां उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली थी, एक फैक्ट ये भी है, ठीक है। शास्त्री जी, शास्त्री जो इनको उपाधि मिली थी वो मिली थी काशी विद्यापीठ बनारस में जब ये पढ़ रहे थे। ये देखिए एक फैक्ट है आपके लिए, प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। अब चूंकि आपने इंडियन स्ट्रगल टाइम पढ़ा है पूरा, बहुत से लोग जेल में रहे हैं, तो ऑप्शन में जेएल नेहरू भी हो सकता है, ऑप्शन में महात्मा गांधी रहेंगे ही, है ना। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जेएल नेहरू मत मारिएगा, महात्मा गांधी साहब। ये देखिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना, इंग्लिश में पढ़िए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ये क्या चीज है, कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट है, इनको मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। तो इसमें नई बात क्या है, नई बात कुछ नहीं है। हम लोगों ने पीएलआई स्कीम वगैरह पढ़ी है, ठीक है। बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स पर, सेमीकंडक्टर 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 मिशन वगैरह आप पढ़ रहे हैं ना। तो उसी को बस बूस्ट करने के लिए ये सब स्कीम्स वगैरह ये लॉन्च होती रहती हैं। इस स्कीम को रिकॉर्ड 13 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ है। बस ये न्यूज था कि ये जो स्कीम है भारत सरकार की, इस स्कीम के तहत 13 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ है, प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तो वो आ भी जाएगा, ऊपर नीचे डेटा रहेगा थोड़ा बहुत। वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक केंद्र की दिशा यानी ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक हब, हम लोग तो हर चीज में अब हब बनने की तैयारी कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक केंद्र की दिशा में, चलिए ठीक है, ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक हब भी हम लोग बन जाएंगे। भारत सेमीकंडक्टर मिशन का ही पूरक है, अभी आपने सीखा। और अप्रैल 2025 में इसको शुरू किया गया था। स्कीम अप्रैल की है बट हम लोग पढ़ रहे हैं अक्टूबर में। किस वजह से, क्योंकि निवेश इन्वेस्टमेंट इस स्कीम के तहत आया है। 6 वर्ष की ये स्कीम रहेगी, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा विशेष नहीं था। ये देखिए, ये अच्छा है, मॉडल यूथ ग्राम सभा, मॉडल यूथ ग्राम सभा, ये स्कूल आधारित पहल है। अब स्कूल की बात हो रही है और एक तरफ ग्राम सभा की बात हो रही है। तो ग्राम सभा कैसे रन करती है, ये चीज स्कूल में सिखाया जाएगा। और स्कूल के जो बच्चे हैं, वही बच्चे इस प्रोसेस को भी एग्जीक्यूट करेंगे। यानी स्कूल में बच्चे जो हैं, जितने भी बच्चे हैं, कुछ लोगों को वहां पे ग्राम के वासी बना दिया जाएगा, है ना। कुछ को प्रधान, किसी को प्रधान बनाया जाएगा। ये सारी पोस्टें उन्हें दे दी जाएंगी, जस्ट लाइक आप प्ले जो होता है ना, उसी तरीके से, ताकि ये जो लोकल गवर्नमेंट होता है, लोकल गवर्नमेंट, उन लोगों में थोड़ा ये समझ विकसित हो कि लोकल गवर्नमेंट काम कैसे करती है। वही पर्पज है इसका, और कुछ नहीं है। छात्रों को स्थानीय शासन और पंचायती राज कार्य प्रणाली का अनुभव प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अब चूंकि स्कूल की बात हुई है तो शिक्षा मंत्रालय यहाँ पे रहेगा ही। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय, तीन मिनिस्ट्री का ये स्कीम है। तीन मिनिस्ट्री इसको, ये संयुक्त पहल है इन तीनों मंत्रालय की, ठीक है। वैसे ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। स्कूल के बच्चे ही जब इसको प्ले के रूप में करेंगे, इसको खेल के रूप में करेंगे, तो समझेंगे वो। कुछ कुछ कोई बच्चा प्रधान बन जाएगा, कोई पंचायती सेक्रेटरी बन जाएगा, है ना। पूरी मूवी बन जाएगी बच्चों पर। चलिए सर क्रीक के बारे में पढ़ते हैं। सर क्रीक आपको पता है एक क्षेत्र होता है, एक क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है। पहले इमेज देख लीजिए, ये आपको जो दिख रही है, ये सर क्रीक है। ये दलदली क्षेत्र है, ये दलदली क्षेत्र है। अब दलदली है तो इसमें बोटिंग तो कर नहीं पाओगे, जहाज तो चल नहीं पाएंगे, है ना। जहाज नहीं चल पाएंगे, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह होता रहता है क्योंकि पाकिस्तान से सटी हुई है। इस क्षेत्र में सर्विलांस को लेकर पुनः समाचारों में ये सरक्रीक रहा है। ज्योग्राफी के ये पुराने क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया नहीं है, बस न्यूज में था तो इसको हम लोग फिर से देख ले रहे हैं। सरक्रीक के बारे में पढ़िए। गुजरात में ये तो पता ही है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। दलदली मार्ग नौगम्य नहीं है, नेविगेबल नहीं है, जहाज आज नहीं चल पाएगी।
96 किलोमीटर लंबाई ज्वारीय जलमार्ग है जो भारत के कच्छ क्षेत्र और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच सीमा बनाता है और अरब सागर में खुलता है। पुराना नाम इसका बाणगंगा है। तो इसका पर्पज बस यहाँ पे मैप पे लोकेट करना था, दिखाना था आपको। ठीक है, चलिए। हम लोग सीएनजी पढ़ते रहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अभी सीबीजी क्या चीज आ गई भैया, ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा। ये कंप्रेस्ड बायोगैस है, एक में नेचुरल लिखा है, एक में बायो लिखा है। तो दोनों में फर्क अगर जानने की कोशिश करेंगे हम लोग तो बहुत फर्क तो बहुत है। बायो से आपको समझ में आ रहा है कि इनका इसका जो ओरिजिनेशन है या फिर इसका उसकी जो उत्पत्ति होती है सीबीजी में, बायो की जो उत्पत्ति होती है वो रेजिड्यू से होती है ना, या फिर फसल के जो या फिर क्रॉप्स के जो रेजिड्यू होते हैं उससे होती है। गोबर से भी हो सकती है, ठीक है, कृषि अवशेष वगैरह है, ये जो है सीवेज जो है। तो यहाँ से जो गैस बनेगी उसको हम सीबीजी बोल देंगे। लेकिन आप जो सीएनजी पढ़ते हैं, सीएनजी जो बाय प्रोडक्ट, जिसे बाय प्रोडक्ट बोलते हैं ना, बाय प्रोडक्ट किसका है, ये तो फॉसिल फ्यूल का है। फॉसिल फ्यूल का है ना बाय प्रोडक्ट सीएनजी, पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम। तो यहीं पे जमीन आसमान का फर्क हो गया। एक की उत्पत्ति रेजिड्यू से हो रही है, कृषि अवशेष से हो रही है, गोबर से हो रही है, सीवेज से हो रही है, और दूसरे की उत्पत्ति पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है। तो सीएनजी कहीं ना कहीं सीबीजी से सीबीजी से ज्यादा खतरनाक है ना। खतरनाक इन द सेंस ऐसे बोल लीजिए कि ज्यादा रिन्यूएबल कौन सी है, सीबीजी। रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा रिन्यूएबल कौन सी है, सीबीजी। बस उत्पत्ति के कारण। क्लियर है, इतना ही फर्क है। अब यहाँ पे देखिए, भारत के पहले सहकारी मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन महाराष्ट्र में कोपर गांव में किया गया। अब सीबीजी, ये देखो नई प्रकार की गैस है, आपको इसको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, न्यूज में जो है वही इंपॉर्टेंट है। बाकी हम लोग बैकग्राउंड में पढ़ लेंगे जो साइंस के क्वेश्चन बनेंगे। भारत का पहला है सहकारी मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र, महाराष्ट्र में उद्घाटन कर दिया गया। चलिए, अब सीबीजी में देखिए, आपने अभी मैंने ओवरव्यू तो दे ही दिया है। नवीकरणीय ईंधन है, ठीक है, रिन्यूएबल फ्यूल तो है ही। बायोमास और जैविक अवशिष्ट, सी ए बन रही है, जैसे कृषि अवशेष, मवेशियों का गोबर, सीवेज इत्यादि। और जिस प्रोसेस से बनती है उस प्रोसेस का नाम है एन एरोबिक डिकम्पोजिशन, अवायवीय अवघटन। ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवघटन कराया जाता है बायोमास और जैविक अवशिष्ट का, तभी जाके गैस बनती है। ठीक है, एन एरोबिक मतलब वही होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। डिकम्पोजिशन भी समझते होंगे, डिकम्पोजिशन कैसे होता है, बायोमास का डिकम्पोजिशन कैसे होगा, बैक्टीरिया ही करते हैं, है ना। अंतर क्या है, अंतर आपने देख लिया कि सीएनजी जो है वो जीवाश्म ईंधन से निष्कर्षित होती है, उत्पादित होती है। आपने पेट्रोलियम देखा था, सीबीजी में क्या देखा था, यही चीज, बायोमास और जैविक अवशिष्ट। मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको देखो कुछ इंफॉर्मेशन इंसर्ट की है। सीबीजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी किस प्रकार से भिन्न है सीबीजी से, ये पढ़ लेंगे ना। वीडियो को पॉज कर लेना और ये पढ़ लेना। ये डिस्कस वैसे हम लोग कर चुके हैं, कुछ चीजें अलग मिल जाएंगी तो आप यहाँ से भी सीख लेंगे। चलिए क्वेश्चन कीजिए। अभी हाल ही में पंडित छन्नू लाल मिश्र का निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है। ये ठुमरी के महान गायक थे भाई, ठीक है, ठुमरी के महान गायक। अभी हम लोग पढ़ेंगे शास्त्रीय संगीत क्या होते हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वगैरह, डिफरेंस थोड़ा देखेंगे। जो हम लोग ख्याल पढ़ते हैं, ठुमरी पढ़ते हैं, ये है क्या बेसिकली। पंडित छन्नूलाल मिश्र बनारस घराने से संबंधित है, ये घराने के बारे में भी थोड़ा देखेंगे। 2020 में इनको पद्म विभूषण मिला था। तो छन्नूलाल मिश्र यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट क्या है कि ये ठुमरी से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, और हम लोग कुछ शैलियां देखेंगे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है इनका इसका जो प्रिवेलेंस है, प्रचलन है, वो मुख्यतः उत्तर भारत में है। और भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो प्रमुख शाखाएं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत बोल लीजिए या फिर भारतीय शास्त्रीय संगीत बोल लीजिए, एक ही बात है। दो प्रमुख शाखाएं हैं, एक को बोल, ये उत्तर भारत की अलग है, दक्षिण भारत की अलग है। दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में इसको कर्नाटक संगीत शैली के नाम से जाना जाता है। अभी शैलियां देखिए। अब ये देखिए, ध्रुपद और ख्याल जो है ये शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत को रिप्रेजेंट करती हैं, जबकि ये जो ठुमरी है, अभी जो हम लोग छन्नू लाल जी पढ़ रहे हैं, ये ठुमरी के गायक थे। तो ठुमरी हुआ, धमार हुआ, तराना हुआ, कव्वाली हुआ, गजल हुआ, इनको अर्ध शास्त्रीय हिंदुस्तानी शैली बोलते हैं। ठीक है, तो ये हिंदुस्तानी संगीत और अर्ध
ये शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत और अर्धशास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठुमरी अलग है, ध्रुपद अलग है, शैलियां हैं अलग अलग हैं, एक अर्थशास्त्रीय है और दूसरी शास्त्रीय। ठीक है, चलिए देखिए, सैन्य अभ्यास एक एक्सरसाइज है कोंकण के नाम से, भारत के पश्चिमी तट पर ये ऑर्गेनाइज की गई थी भारतीय नौसेना और ब्रिटेन नौसेना के बीच में। एक स्टैटिक क्वेश्चन तो यही हो जाता है, भारत और ब्रिटेन। ठीक है, सैन्य अभ्यास है, सैन्य अलग होते हैं, वायुसेना के अलग होते हैं। इंद्रधनुष जो होता है इसके साथ, ब्रिटेन के साथ, वो इंद्रधनुष है। ठीक है, वायुसेना एक्सरसाइज होती है। कोबरा वॉरियर होती है, ये सैन्य अभ्यास है। और एक आपने कोंकण देख ही लिया। ठीक है, कोंकण। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यह है जनजातीय ग्राम दृष्टिकोण 2023। जनजातीय ग्राम दृष्टिकोण 2023 यानी ट्राइबल विलेज विजन। ट्राइबल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राइबल विलेज विजन 2023। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो गांव में कम्युनिटी है वही सब कुछ कर रही है, कम्युनिटी कर रही है, समुदाय ही एक अपना ब्लूप्रिंट बना रही है। ब्लूप्रिंट में क्या रहेगा, एजुकेशन कैसे रहेगी, ठीक है, स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी रहेंगी, बुनियादी ढांचे जो है वो कैसे रहेगी, आजीविका के जो क्षेत्र है कहाँ कहाँ पे उसको डेवलपमेंट किया जा सकता है, सारी चीजें ये खुद कर रही है कम्युनिटी। तो बहुत अच्छा है ये चीज। ये क्या है, एक लोकल इनिशिएटिव है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हैंडल तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कर रहा है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ऐतिहासिक स्थानीय पहल है इसके अंतर्गत। जनजातीय गांव और बस्तियों की विशेष ग्राम सभाओं ने अपने स्वयं के दृष्टिकोण 2030 घोषणा पत्रों को अपनाया। ये जो स्वयं शब्द है ना, बस यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये खुद कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ट्राइबल को लेके हम लोग बहुत सारी स्कीम पढ़ते रहते हैं, तो ये सब स्कीम जो होती है ना, इनको भी पढ़ना पड़ता है। जैसे आपने अभी ट्राइबल को लेके अभी धरती आबा आपने पढ़ा होगा, तो ये सब उसी की सब सब स्कीम्स है। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 15 नवंबर, जनजातीय गौरव दिवस। अब ट्राइब की बात हुई है तो मैंने ये इमेज पिछली वीडियो में भी लगाई थी, तो जहां पे भी ट्राइब की बात होगी तो यहाँ पे फिर से रिवाइज कर लेंगे। इसको पॉज कर लेना वीडियो को, ठीक है, एक सेकंड। अब दिख रहा ना पूरा, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर गूगल से ही सर्च कर लेना, गूगल से ही मिल जाएगा, वहीं से मैं निकाल के यहाँ पे लगाया हूँ। जो कुछ इंपॉर्टेंट मैं मार्क कर दे रहा हूँ, जैसे ये अंडमानीज पूछा जाता है, निकोबारीज। अभी अंडमान निकोबार तो ठीक है, नाम से ऐसे तो पता चल जाएगा, लेकिन ये जो ओंगे लिखा है, ओंगे, जरावा, सोमपेन, सेंटलीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गारो, खासी, जयंतिया बहुत आसान है, लगा लोगे। चकमा, ये जो आपको दिख रही है चकमा, दिख रही है ना चकमा, त्रिपुरा वाली, ये भी बहुत पूछा जाता है। चकमा, कुकी, कई बार पूछा है। जैसे यहाँ पे चैचू के बारे में बहुत पूछा है, चैचू आपको दिख रहा है, तो इसको एक बार देख लेना। ठीक है, ट्राइब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। आपको एक गद्दी दिख रहा है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में भी मिल जाती है, जम्मू कश्मीर में भी मिल जाती है। गद्दी भी कई बार पूछा है, कर लेंगे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। इसके बारे में आपको दो फैक्ट बस याद रखना है, 6 साल के लिए है, 6 साल के लिए, पहली चीज, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि इसमें जो फोकस किया गया है वो है स्टोरेज के लिए। किसानों को जब फसल कटाई होती है तो कटाई के बाद स्टोर करने का बहुत बड़ा समस्या रहता है। जो किसान परिवार से संबंधित होंगे वो समझ रहे होंगे इस बात को। स्टोरेज नहीं रहता है, इसलिए उनको जल्दी जल्दी बेचना पड़ता है मंडी में। तो फिर वही होता है कि स्टोरेज किसी के पास है नहीं, सब लोग अपना ट्रैक्टर भर के ले जाते हैं मंडी, तो एक साथ फिर सप्लाई हो जाएगा तो भाव नहीं मिलता है, अच्छा है ना, भाव नहीं मिलता है। और कुछ लोग जिनके पास स्टोरेज सिस्टम है वो उसको रोक लेते हैं, फसल को, अपनी फसल को रोक लेते हैं, और जब भाव चढ़ता है तब जाके वो मंडी में बेचते हैं, तो उनको भाव अच्छा मिल जाता है। तो स्टोरेज की समस्या छोटे किसान के पास तो रहेगी नहीं, तो बड़े किसान जो है उनके पास रहती है, तो वो अपना यहाँ से भी उनको फायदा हो जाता है। तो मेन पर्पज इसका यही है। कृषि उत्पादकता और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएम धन धान कृषि योजना के तहत, ये आपको 100 शब्द, ये जो 100 लिखा है ना, ये भी ध्यान रखना है, 100 आकांक्षी कृषि जिलों की घोषणा की गई है। दो फैक्ट मैंने बताया, स्टोरेज 6 ईयर, और तीसरा फैक्ट है 100 नंबर भी याद रखना है। ठीक है, अभी इसी बार के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। ये चीजें तो ठीक है, आप समझ लेंगे। कटाई के बाद भंडारण का विस्तार, जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, यही पूछा जाएगा, 6 वर्ष के लिए है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि इसका अलग से कोई बजट एलोकेशन नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी स्कीम चल रही है तो इनको इंटीग्रेट कर दिया है,
इन्हीं के बजट से उसका यूज किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम कृषि सिंचाई इत्यादि वगैरह। ठीक है, तो यह 11 विभागों की मौजूदा योजनाओं के बजट को एकीकृत करता है। अलग से कोई बजट नहीं है, इन्हीं सब जो स्कीम्स हैं इन्हीं के बजट का यूज किया जाएगा। 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट, 100 नंबर आपने देख लिया, इस बजट में घोषणा की गई थी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है ना, एनुअल आउटले ऑफ 24,000 करोड़ फॉर 6 ईयर्स, तो इससे ये मत समझना कि इसका अलग से ये बजट का अलॉटमेंट किया गया है। ये आपने देखा भी, अलग से कुछ नहीं है, इंटीग्रेट किया है बाकी स्कीम्स को। और प्रोजेक्टेड टू बेनिफिट 1.7 करोड़ फार्मर्स डायरेक्टली, ये सब नहीं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जो था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलिए अपराध देख लेते हैं थोड़ा। भारत में अपराध 2023 रिपोर्ट अभी 25 में, अक्टूबर 2025 में रिलीज की गई है, 2023 की रिपोर्ट। मार्क कीजिए सबसे पहला पॉइंट, अपराध रिपोर्ट जैसी माइंड में आएगी तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आएगा कि इसमें घटोतरी तो होगी नहीं अपराधों में, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने बढ़ा दिया। कितना बढ़ा? 7.2% बढ़ा 2022 से। एक साल में 7.2% बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ोतरी कर दी, ये डेटा याद रखना 7.2 का। अब देखिए रिपोर्ट की फाइंडिंग देखिए, ये कितना खतरनाक पॉइंट है। हर 5 सेकंड में एक अपराध दर्ज किया जा रहा है, हर 5 सेकंड में। ये निबंध बंद में काम आएगा, है ना। अब देखो आपको देखना है कि वृद्धि कहाँ पे हुई, गिरावट कहाँ पे हुई। कुछ चीजें यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, जैसे ये तो सबसे बड़ा अपराध हो रहा, ये आज का भी सबसे बड़ा अपराध है और फ्यूचर का भी सबसे बड़ा अपराध होने वाला है ना, साइबर क्राइम। साइबर अपराध पे तो सीधा सीधा निबंध भी पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में वृद्धि हुई है, साइबर अपराध के बारे में पूछे वृद्धि कर देना। कितना हुआ ये सब नहीं डेटा याद रखना है, ठीक है। एक माइंड में बनाइए कि हाँ इनमें इनमें बढ़ोतरी हुई है, इसमें घटोतरी हुई है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में वृद्धि हुई है, साइबर क्राइम वृद्धि हुई है, एससी के विरुद्ध अपराध में वृद्धि हुई है। अब देखो कमी कहाँ पे हुई है, हत्या में गिरावट हुई है। स्टेटमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बलात्कार में भी गिरावट हुई है और दहेज हत्या में भी गिरावट हुई है। समझ लेंगे, स्टेटमेंट के लिए कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ना, तो ध्यान रखिएगा। गिरावट याद रखना, वृद्धि याद रखना। चलिए 90 आप पहले पढ़ते हैं, ये स्किल डेवलपमेंट स्कीम है। पीएम कौशल विकास योजना तो पढ़ते हो ना, पीएम स्किल डेवलपमेंट स्कीम, पीएमएसडीएस 4.0 चल रहा है, उसी की ये सब स्कीम है, 90 स्कीम। 90 लड़की का नाम है तो ये लड़कियों के लिए है। पहला पॉइंट पता चल गया, ठीक। किस साल की लड़कियों के लिए? 16 से 18। किस तरह की स्कीम है? ट्रेनिंग स्कीम है, वोकेशनल ट्रेनिंग। ट्रेन किया जाएगा, काम सिखाया जाएगा, काम सिखाया जाएगा तो अपना वो काम कर लेंगे, फिर 2 पैसा कमाने लगेंगे। बस यही है इसमें, ठीक है। तो परीक्षा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ईयर इंपॉर्टेंट है, 16 से 18। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। बस स्टेटमेंट में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। उभरते नौकरी क्षेत्र, उभरते नौकरी क्षेत्र हजारों की संख्या में वो अपना पैसा कमाने लगेंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को सशक्त बनाना है, ठीक है। तो 90 से क्या समझा? गर्ल्स के लिए है, 16 से 18 वर्ष की लड़कियों के लिए है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है। ट्रेन किया जाएगा, ये जो इमर्जिंग जॉब्स हैं, ये जो क्षेत्र हैं, इसके काम सिखाए जाएंगे। स्टार्टेड बाय, अभी देखो पीसीएस ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, स्कीम रहता है और किस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो इन पर फोकस किया कीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट तो है ही, क्योंकि स्किल सिखाई जा रही है ना, स्किल सिखाई जा रही। उभरते नौकरी क्षेत्र जो है इसमें नॉन स्किल वर्कर तो काम नहीं आएगा ना, इसमें पढ़े लिखे लोग चाहिए भाई, स्किल्ड वर्कर चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है ही, और चूंकि गर्ल्स के लिए है तो यहाँ पे वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, दो यहाँ पे मिनिस्ट्री, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जगह फैमिली एंड हेल्थ वाला एक मिनिस्ट्री डाल देगा, तो फिर कंफ्यूजन लगने लगता है। तो इन पे थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि पीसीएस इसी तरीके से फ्रेम कर रहा है क्वेश्चन। अब वर्तमान में से 9 राज्यों के 9 जिलों में संचालित किया जा रहा है। ये हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो चीजें पढ़ी है बस वही ध्यान रखना है आपको। मैं इमेज यहाँ पे इंसर्ट किया हूँ, देख लीजिए। 16 से 18 आपने सीख लिया, अंडर
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, इसके तहत ये स्कीम काम कर रही है। नर्चरिंग एस्पिरेशन थ्रो वोकेशनल ट्रेनिंग, ये भी सीख लिया। यंग एडोलेसेंट गर्ल, ये भी सीख लिया 16 से 18। ठीक है। और ये जो इमर्जिंग सेक्टर है, डिजिटल मार्केटिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, एआई भैया आ गया, अब तो ग्राफिक डिजाइन है, ड्रोन असेंबली है, ये सारी इमर्जिंग, सीसीटीवी असेंबली है। तो ये हो गया अपना 90 स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्लियर है ब्रदर? चलिए, ब्रदर एंड सिस्टर बोल देना चाहिए, नहीं तो भी सिस्टर से भी गुस्सा जाएंगे। ये देखिए भैया, इसका यार ईयर याद रखो। पीएम कौशल विकास योजना जो है वो 2015 की स्कीम है। चलिए देखते हैं न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, अमेरिका और रसिया के बीच की ये न्यूक्लियर ट्रीटी है ना, न्यूक्लियर ट्रीटी। 2021 से ये सोई पड़ी थी, 2021 से सोई पड़ी थी, डेड थी। अब फिर से एक्टिव हो गई है। ठीक है, क्योंकि इससे रसिया एक समय बाहर हो गया था, फिर रसिया ने ही इनिशिएट किया है फिर से। तो देखें इसमें क्या है। 1991 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हस्ताक्षरित की गई थी और 1994 से ये लागू हुई थी। शुरुआत का नाम स्टार्ट ट्रीटी था। इसके तहत दोनों देशों के को रणनीतिक शस्त्रों का न्यूनीकरण करना था। न्यूनीकरण मतलब समझते हैं ना, कम करना था कुल मिला के। आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, रिडक्शन यानी न्यूनीकरण। स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, स्टार्ट के फुल फॉर्म है। बाद में 2010 से न्यू स्टार्ट ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए, ये 2011 से लागू है। ये जो मैंने बताया ना 1994, ये शुरुआत में स्टार्ट के नाम से थी बस। तो ये 1994 था, हस्ताक्षरित 1991 हुआ था, यूएसए प्लस रसिया। फिर यहाँ पे 2010 से न्यू शब्द और जोड़ दिया, न्यू स्टार्ट बन गई 2011 से, और इस शुरुआत में 2021 तक ही मान्य थी। अब देखो न्यूज वाला क्या फंडा है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी के तहत परमाणु हथियारों की सीमाओं के पालन को एक अतिरिक्त वर्ष तक बढ़ाने के रूस के प्रस्ताव का यूएसए द्वारा समर्थन किया गया। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये ट्रीटी जो है अभी भी एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव है। और एक साल एक साल और एक्सटेंड करने के लिए प्रपोजल किया गया है रसिया के द्वारा। क्लियर है? चलिए, ये क्या चीज है? हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। रूस और अमेरिका के पास विश्व का 87% परमाणु हथियार है। इन सिर्फ दो देशों का कंट्रीब्यूशन देखिए एटॉमिक वेपन्स में, 87%। एक क्वेश्चन कीजिए, हाल ही में औषधि प्रशासन ने कफ सिरप, खांसी वाला जो सिरप होता है, में कौन सा विषाक्त रसायन की मिलावट को उजागर किया है? कफ सिरप में मिलाया जा रहा है ये चीज, डाइथिलीन ग्लाइकोल। बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस के लिए। तो यही सब कर रही है देखो फार्मा कंपनी, करोड़ों अरबों के मुनाफे में है इन्हीं सब चीजों से। मिलावटी चीज पी जा रही है, खासतौर से ये बच्चे वाला था। ये जो कफ सिरप है, ये बच्चों के लिए बनता था, जो न्यूज में था उसमें ये सब मिलाया जा रहा था, डाइथिलीन ग्लाइकोल। तो बच्चों को भी मार डालेंगे ये सब साले। किस देश ने मरणासन्न रूप से बीमार वयस्कों के लिए जीवन का अंत, बढ़िया है, एंड ऑफ लाइफ बिल पारित किया? इंग्लैंड ने। तो ये सारी चीजें तो वैसे हम लोग पढ़ते रहते हैं ना, एक्टिव यूथेनेसिया, एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया, तो समझते होंगे, पॉलिटी में पढ़ के रखे हो। एक्टिव का मतलब क्या होता है और पैसिव का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव को सक्रिय, सक्रिय इच्छा मृत्यु। पैसिव को बोलते हैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। तो एक्टिव में तो समझ में आती है चीजें। एक्टिव में क्या, इंजेक्शन दे दिए जहर का, मार दी उसको। ठीक है, मार दी उसको, सक्रिय हो गया। निष्क्रिय में क्या होता है? निष्क्रिय में कुछ नहीं होता है, बस अगर आईसीयू में बंदा है और वो मरना चाह रहा है, तो उसके जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होते हैं ना, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, बस वो हटा लिए जाते हैं, वो अपने आप मर जाएगा बेचारा, है ना। अब जैसे ऑक्सीजन लगाया मुंह पे, आईसीयू में बढ़ती ऑक्सीजन लगाया, ऑक्सीजन का मास्क लगाया चेहरे पे, मतलब फेस पे, नाक पे, हटा दो उसको, मर जाएगा। तो ये निष्क्रिय हो गया। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मान्यता है, जबकि सक्रिय इच्छा मृत्यु अवैध है। ये भी हम लोगों को पता है। कहीं कहीं पे सक्रिय इच्छा मृत्यु भी अवैध, अवैध नहीं, वैध है। ठीक है, कहीं कहीं पे। भारत के परिप्रेक्ष्य में याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अणा शानबाग जो है,
अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का जो मामला था, केस था, ये निष्क्रिय इच्छा मृत्यु से संबंधित था। ठीक है, इसी ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैलिड बनाया था। डबल स्टार मारिए। ठीक है, इसी मुकदमे के बाद निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को क्या बनाया गया? वैलिड बनाया गया, वैध बनाया गया। एक और है, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको भी पढ़े होंगे आप लोग, 2018 का है। सम्मान पूर्वक मृत्यु का अधिकार क्या है? ये इन्होंने फंडामेंटल राइट का दर्जा दिलाया इस केस ने। ठीक है, राइट टू डाई विद डिग्निटी को अनुच्छेद 21 के तहत फंडामेंटल राइट के रूप में मान्यता प्राप्त है। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा व्यू नहीं हुआ करता था। शुरुआत के जो मामले आए हैं उससे पहले आपको ये जो राइट टू डाई है इसको फंडामेंटल राइट नहीं माना जाता था, आर्टिकल 21 के तहत नहीं मानते थे। बाद में फिर व्यू बदला सुप्रीम कोर्ट का भी, 2018 में बदल गया। कॉमन कॉज के तहत, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो मामला था, इसमें फिर पुराने जजमेंट जो थे सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिए। और बदल के क्या कर दिया? बदल के यही कर दिया कि भाई मरने का भी अधिकार है व्यक्ति के पास, इसको आर्टिकल 21 के अंदर डालो। ठीक है, चलिए अब कुछ पढ़ लेते हैं नोबेल अवार्ड। इनके नाम कठिन रहता है याद करना, फिर भी जो इनका अचीवमेंट रहा, जो इनकी डिस्कवरी रही, उस पर फोकस करना है। अब देखो इनके नाम थोड़ा याद रखना कठिन होता है, बट मैं इमेज लगाया हूं तो हो सकता कुछ कुछ इजीनेस रहे याद करने में। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका काम, इनकी डिस्कवरी क्या रही है। और चूंकि हम लोग मेडिसिन का पढ़ रहे हैं, चिकित्सा का पढ़ रहे हैं, तो आपको इसमें याद रखना है किसकी खोज की गई है? रेगुलेटरी टी सेल्स की। यह पुरस्कार है पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस, जिसे रेगुलेटरी टी सेल्स भी बोला जाता है। और यह है FOXP3। पी से प्रोटीन याद रखना, प्रोटीन ही है, एक प्रकार का प्रोटीन जीन से संबंध में इनकी खोजों के लिए दिया गया है। नाम क्या है? एक है ब्रंको, मैरी ई ब्रंको, फ्रेड रैम, एक है रैम्सडेल, ये दोनों USA के हैं। और ये है सागा गुची, सिमोन सागा गुची, ये जापान के। कुछ कोडिंग वोडिंग बना लेना, मैंने कोडिंग नहीं बनाई है, आप लोग बना लीजिएगा। बाकी मेरा फोकस रहेगा इस पर, डिस्कवरी पर। ठीक है, रेगुलेटरी टी सेल्स। ये जो टी सेल्स हैं ये WBC के पार्ट होते हैं, इतना समझ लीजिए। WBC व्हाइट ब्लड जो सेल है, जो हमारी या फिर आपकी बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है। कौन है? WBC है ना। चलिए, वो कहते हैं ना कि हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहा है ना, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो एक कोट बोला जाता है, कोट, कि हमारा कोई कभी कुछ नहीं रहेगा लेकिन WBC हमेशा साथ देता रहेगा। तो WBC सब कुछ कर रही है आपको बचाने के लिए। ये देखिए, भारत में पहला चिकित्सा में नोबेल 1968 में हरगोविंद खुराना को मिला था। स्टैटिक फैक्ट है, हम लोग जानते हैं, लेकिन ईयर नहीं याद रहता है। स्टेटमेंट में ईयर दे देगा तो दिक्कत हो जाएगी। हरगोविंद खुराना याद रहेगा लेकिन 1968 याद नहीं रहेगा, तो क्या करोगे? एक करंट का स्टेटमेंट डालेगा वो, इस बार का जो नोबेल प्राइज दिया गया है मेडिसिन में, वो टी सेल्स की खोज के लिए दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट डाल देगा कि भारत में पहला जो मेडिसिन पे नोबेल मिला था वो 1965 में मिला था। अब क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चन तो पूछ रहा ना BCS, तो फिर 1968 याद रखना पड़ेगा ब्रदर। ठीक है, ये सॉरी, ये कट करो, ये सही करो। और पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में। ये मेडिसिन का नहीं है, ये पहला ही है। ठीक है, पहला रविन्द्रनाथ टैगोर तो लिटरेचर में मिला था ना, लिटरेचर में, गीतांजलि के लिए। चलिए, प्रथम भारतीय महिला की अगर बात करें, प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिनको नोबेल प्राइज मिला था? मदर टेरेसा के लिए मिला था, पीस कैटेगरी में। ठीक है, पीस कैटेगरी में 1969 में, सॉरी 79 में। ये है फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में, यही नाम पढ़े हो ना अभी, मैरी ब्रंको, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन सागागुची। ब्रंको से बी लिख दिया यहाँ पे, रैम्सडेल आर हो गया, सागागुची BRS। वैसे BRS सीख सकता है, BRS को ये बोलते हैं, BRS वॉलंटरी रिटायरमेंट जो होता है स्कीम। चलिए, फिर भी हम लोग BRS से याद रख लेंगे। ठीक है, BRS ले लिया, इन्होंने डिस्कवरी करके BRS ले लिया, तो याद रहेगा। भौतिकी में नोबेल प्राइज अभी हम लोगों ने मेडिसिन में देखा था, फिजिक्स में देख लीजिए। फिजिक्स में जो डिस्कवरी की गई है वो है सुपर कंडक्ट, क्या लिखा है, सही नहीं लिखा, गलत हो गया, सुपर कंडक्टिंग है ये। ठीक है, सुपर कंडक्टिंग सर्किट के विकास के लिए।
फॉर एडवांसिंग क्वांटम कंप्यूटिंग। कुल मिला के क्वांटम कंप्यूटिंग यही आज का फ्यूचर सब्जेक्ट है फिजिक्स का साइंटिस्ट के लिए, है ना। तो इसी पे काम करते रहते हैं, इसी में कुछ ना कुछ नया मिलता है तो फिर हमारे सामने चीजें आती हैं। मिला है जॉन क्लार्क को, ये भी यूएसए के हैं। मिशेल डेबोरेट यूएसए के हैं। जॉन मार्टिनेस, ठीक है। ये है फिजिक्स का सुपर कंडक्टिंग सर्किट, याद रखिएगा। ये तीनों व्यक्ति हैं, देख लीजिए। जॉन क्लार्क, माइकल एच डेबोरेट और जॉन एम मार्टिनेस, तीनों यूएसए के हैं, ठीक है। फिजिक्स में तीनों लोगों को यूएसए से मिला है। ऐसे ही फिर स्टेटमेंट बनाएगा कि दो को यहाँ से मिला है, एक को जापान से मिला है, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए चर्चा में रहा। बगराम एयरबेस कहाँ पे है भैया? बगराम एयरबेस बहुत न्यूज में है, ये अफगानिस्तान में, ठीक है। अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी से पहले खाली कर दिया गया था। इसकी लोकेशन देखेंगे फिर हम लोग भी ऊपर वाला हिस्सा पढ़ेंगे। ये है बगराम, पाकिस्तान दिख रहा है आपको, अफगानिस्तान दिख रहा है, ये बगराम की लोकेशन, ठीक। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। मास्को फॉर्मेट परामर्श, मास्को फॉर्मेट परामर्श, मास्को से समझ में आ रहा होगा रसिया। ये क्या चीज है? अफगानिस्तान पर परामर्श और उसके पड़ोसी देशों के मध्य संवाद बढ़ाने के लिए मास्को फॉर्मेट परामर्श है। इतना ही सिंपल पूछ लेगा, मास्को फॉर्मेट परामर्श किस देश से संबंधित है? अफगानिस्तान लगा देना, ठीक है। रूस द्वारा 2017 में शुरू किया गया था। अमेरिका बगराम एयरबेस पर फिर से नियंत्रण करना चाह रहा है, ये कोशिश में लगे हुए हैं। बट एक तरफ रसिया है और दूसरी तरफ यूएसए है ना। तो इनके कब्जे में ना हो पाए बगराम, इसलिए ये सारी चीजें की जा रही हैं रूस के द्वारा। मास्को फॉर्मेट परामर्श। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग। फिजिक्स में देखा हम लोगों ने, मेडिसिन में देखा, अब केमिस्ट्री में देख लेते हैं। केमिस्ट्री में क्या खोज की गई है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क ये क्या चीज होती है? ये पोरस मटेरियल होते हैं, छिद्रयुक्त ये मटेरियल होते हैं। इनको मैं पहले इमेज दिखा दूं, इमेज में लगाया हूं ना, हाँ ये है, ये मेटल ऑर्गेनिक फॉर्मेट, ये चीज, ठीक है। इसकी खोज की गई है। चलिए किसके द्वारा? यहाँ पे देखो तीनों देश अलग अलग है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर यादी। मुश्किल है याद करना, है ना, नाम बहुत कठिन होता है याद करना। कुछ कोडिंग वोडिंग बना लेना। डिस्कवरी याद रखना बस, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, मैं फॉर्मेट बोल दिया था, सॉरी, फ्रेमवर्क। ये क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ बनाए जा सकते हैं इनसे जिनमें जिनके अंदर बड़े खाली स्थान हो, या छिद्रयुक्त संरचनाएं जो है ये ना केवल स्थिर रह सकती हैं बल्कि आसपास की गैसों या फिर रसायनों के आधार पर फैल या सिकुड़ सकती हैं, जैसे गैस कैप्चर और ऊर्जा भंडारण के लिए उपयुक्त बनाया जा सकेगा। ये इसका ये एप्लीकेशन है, ठीक है, अनुप्रयोग है। याद रहेगा ये प्रोडक्ट फ्रेमवर्क, एमओएफ, केमिस्ट्री के लिए दिया गया है। चलिए पसानी पोर्ट बताइए, पसानी पोर्ट कहाँ पे है? पसानी पोर्ट बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान अलग से मत बोलना, आतंकवादी घोषित हो जाओगे। ग्वादर पोर्ट के नजदीक है, ग्वादर पोर्ट लोकेशन हम लोग देखे हैं। देखिए पहले लोकेशन देखिए, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का, पसानी पोर्ट भी पाकिस्तान का। पाकिस्तान के किस प्रांत में? बलूचिस्तान में, ठीक है। और चाबहार पोर्ट हम लोग जानते हैं ईरान का, ये अपना है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखिए और क्या है, न्यूज में क्या था भैया। न्यूज में है पाकिस्तान ने अमेरिका को पसानी में एक पोर्ट विकसित करने की पेशकश की है। अब ये तो पेशकश करेंगे ही भाई, डैडी है ना, डैडी। चलिए देखिए, चर्चा में रही चेन्नई का झील। चलो यहाँ से ज्योग्राफी का कुछ मैपिंग हम लोग सीखेंगे। 5 ग्रेट लेक्स पढ़ते हो ना, 5 ग्रेट लेक्स, इसका सीक्वेंस भी आप लोगों को पता होगा। सुपीरियर है, फिर मिशिगन है, फिर ह्यूरोन है, फिर एरी है, फिर ओंटारियो है, यही है। आप इसके नीचे देखेंगे तो ये आपको फिंगर्स लेक देखने को मिलेंगी, बहुत सारी फिंगर लेक्स इस तरीके से हैं। छोटी बड़ी साइज की, छोटी भी हैं, बड़ी हैं। ये फिंगर लेक्स हैं। इसमें से जो बड़ी साइज की हैं, जो सबसे बड़ी साइज की हैं, उनमें से एक है सिनेका झील। सिनेका झील किस देश में स्थित है? अमेरिका में। दो सबसे बड़ी फिंगर लेक्स में से एक है,
इनमें से जो मैंने अभी फिगर बनाया है, इनमें दो सबसे बड़ी हैं, तो एक में सेनेका हो गई, दूसरी होगी केउगा। ठीक है, एक सेनेका है, एक केउगा है। सेनेका झील की तलहटी में क्रेटरों की खोज की गई है, इस वजह से न्यूज में थी। सेनेका झील की तलहटी में क्रेटरों की खोज की गई है। और ये देखिए ब्रदर, ये कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस झील में रहस्यमयी गूंजती ध्वनियां सुनाई देती हैं, और इन ध्वनियों को सेनेका गन्स बोलते हैं या फिर सेनेका ड्रम्स बोला जाता है। इसको तो यूट्यूब पर देखिएगा, ठीक है, इसको देखिएगा, इसकी साउंड सुनिएगा। इसलिए इस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। अब इसकी लोकेशन देख लीजिए, आपको ये ओंटारियो लेक दिख रही है ना, उसके नीचे ये जो छोटी छोटी लेक दिख रही है, ये आपको दिख रही है, ये दिख रही है, ये फिंगर लेक्स है। फिंगर की तरह है ना, छोटी छोटी सी। और जिसकी चर्चा हो रही है, जिसकी चर्चा हो रही है वो है क्या, ये है क्या होगा, पेन चेंज कर दे रहा हूँ, ये है क्या होगा, ये वाली। और ये सनेका, इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और एक ये क्या है, ये रहस्यमय झील है, रहस्यमयी झील। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल तो देखो हर फील्ड में दिए जा चुके हैं, तो सबको पढ़ रहे हैं हम लोग। साहित्य में नोबेल पुरस्कार देख लिए, लिटरेचर में, लिटरेचर और पीस का थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लिटरेचर और पीस का। इनका नाम है लाजलो ग्रासजना होरकाई, कितना खतरनाक नाम है। इनका देश भी याद रखना है, ठीक है, हंगरी के हैं ये। उनकी प्रभावशाली और दूरदर्शी कृतियों के लिए प्रदान किया गया है। मतलब किसी एक कृति को नहीं मिला है अभी तक। इन्होंने जो काम किया था सब रचनाओं को मिला के, इनका मतलब जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है लिटरेचर में, उन सभी को मिला के इनको दिया गया है, ठीक है। जैसे उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं, एक है ये सेंटान टैंगो, द मेलॉन्कोली ऑफ रेजिस्टेंस, वॉर एंड वॉर, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। अगर भारत के बारे में देखें, भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार, इनका भी नाम गया था भाई, अमिताभ घोष का। अमिताभ घोष 2025 में 25 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के दावेदारों में शामिल थे, बट इनको नहीं मिल पाया। अब मिल गया किनको? लाजलो को मिल गया। लाजलो की फोटो देख लीजिए पहले, ये है लाजलो साहब, हंगरी के। ठीक है, चलिए कुछ और फैक्ट देखते हैं हम लोग। पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिए गए थे, ये ग्लोबली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। भारत में 1913 में मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को, 1901 में सबसे पहला नोबेल दिया गया था। शांति का नोबेल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, शांति का नोबेल ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, ठीक, शांति का। लेकिन बाकी सभी स्वीडन में, बाकी सभी स्वीडन में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट नहीं, इसी टॉपिक से संबंधित है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत यानी पोस्थुमसली नहीं दिया जाता, ठीक है, इस स्टेटमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। और साझा रूप से अधिकतम 3 लोगों को ही यह पुरस्कार दिया जाएगा। एक तो पोस्थुमसली नहीं दिया जाता है, ठीक है, और दूसरा 3+ लोगों को नहीं दिया जा सकता, 3 या फिर 3 से कम होना चाहिए, ठीक है। अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913, पढ़े हो आप लोग। प्रथम भारतीय महिला भी आप लोगों ने पढ़ा है, 1979, ये पीस का डिग्री में इनको मिला था। ठीक है ब्रदर, तो ये यहाँ तक सेकंड वीक तक का हो गया, यहाँ से जो है वो थर्ड वीक से स्टार्ट हो गया। तो मैं इसको थर्ड और फोर्थ में करूंगा, ठीक है, थर्ड और फोर्थ वीक में करवा दूंगा। ये यहाँ तक आपका था सेकंड वीक तक का, इसको पढ़िए बढ़िया से। और पीडीएफ ग्रुप में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल एजुकेशन पीसीएस में। अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अक्टूबर 2025 का। इससे पहले का वीडियो था फर्स्ट वीक का प्लस सेकंड वीक का, ठीक है, ये पहला वीडियो था। अक्टूबर मंथ का प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। ये जो वीडियो रहेगा इसमें रहेगा थर्ड वीक का प्लस फोर्थ वीक का। मैं इसके बाद कंपाइल कर दूंगा, तो एक साथ आपको मिल जाएगा पूरे मंथ का। और प्लेलिस्ट पे भी अपडेट कर दूंगा, तो वहाँ पे मंथली वाला आपको सारा दिख जाएगा, ठीक है। ये जो वीडियोस है, ये जो करंट अफेयर्स है, इसमें करंट अफेयर्स प्लस जनरल स्टडीज जीएस के भी फैक्ट शामिल रहते हैं, तो ये आपको दोनों जगह हेल्प करेगा, ठीक है। यूपीपीसीएस प्रीलिम 2026 के लिए कर रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला टॉपिक हम लोग करेंगे राष्ट्रीय कृषि बाजार का विस्तार। इनाम आप लोगों ने पढ़ के रखा है, इनाम ये क्या है? इनाम ये जो नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट है, ये एक पोर्टल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है। और एक इसके लिए बनाया गया है, ये एग्रीकल्चरल जो कमोडिटी है, एग्रीकल्चरल जो कमोडिटीज होती हैं
इनकी बाइंग और सेल की जा सकती है पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, कुल मिला के ये फार्मर्स को हेल्प करने के लिए किया गया है। फार्मर्स यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं बायर से, ठीक है, बायर लोगों से। तो ये इनको डायरेक्टली यहाँ पे एक तरीके से कनेक्शन का या फिर कांटेक्ट का एक जरिया प्रदान करता है ई नाम पोर्टल, ठीक है, किसानों को। यहाँ पे करंट की न्यूज ये है कि इसमें कुछ कमोडिटीज को और भी ऐड कर दिया गया है। कृषि से संबंधित जो वस्तुएं हैं यहाँ पे कुछ ऐड की गई हैं इस पोर्टल पर। जैसे यहाँ पे देखिए कृषि, एक सेकेंड, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 9 अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल किया। इसी वजह से फिर से हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ई नाम के बारे में। अब तक इस मंच पर व्यापार योग्य जो कृषि वस्तुएं हैं या फिर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं, इनकी कुल संख्या 238 से बढ़कर 247 हो गई। तो अच्छी खासी जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं इनका यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। ठीक है, ई नाम के बारे में एक क्वेश्चन आपको पीसीएस के लिए जो हमेशा ये मैचिंग वगैरह में पूछते हैं, ईयर याद रखना होता है। ईयर याद रखिएगा, 2016 में लॉन्च किया गया था ई नाम। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ जो है SFAC, इसके द्वारा एग्जीक्यूशन होता है इस पोर्टल का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, ये हम लोगों ने सीख लिया। और पूरी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा ये फाइनेंस्ड है, वित्त पोषित है। ठीक है, 2-3 बातें इसमें जाननी थी, सीख लिया। इनाम पोर्टल किस लिए है? यहाँ पे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की बाय एंड सेलिंग, ये दोनों चीजें होती हैं। फार्मर्स डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं बायर लोगों से। ठीक है, और बायर्स ये जो रहते हैं वो मंडीज रहती हैं। ठीक है, चलिए दूसरा टॉपिक यहाँ पे देखते हैं, ब्रीदेबल आर्ट। ये ब्रीदेबल यानी सांस योग्य, सांस योग्य आर्ट का क्या मतलब है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंडा ये है कि ये जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है ना, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, एयर को प्यूरिफाई करने के लिए भी बहुत सारे प्लांट नेचर ने दिए हैं, है ना। जैसे हम लोग स्नेक प्लांट पढ़ते हैं, स्पाइडर प्लांट पढ़ते हैं, इनको नहीं पढ़े होंगे तो एलोवेरा तो पढ़े ही होंगे, है ना। एलोवेरा की क्या खास बात है कि ये एयर को प्यूरिफाई करता है। तो ये जो जितने भी ये वायु शोधक पौधे हैं ना, इनको आर्ट के माध्यम से एक तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है, इस आर्ट के माध्यम से। ठीक है, यही है। यहाँ पे परीक्षा के लिए बस ये हो सकता है कि ये जो प्लांट्स है ना, इन प्लांट्स के नाम हम लोग को जानना चाहिए। तो पूछा जा सकता है कि वायु शोधक पौधे जो है इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे आपने कार्निवोरस प्लांट्स पढ़ के रखा है, क्वेश्चन पूछता है वहां से भी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता और संधारणीय जीवन यापन विधि के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ब्रीदेबल आर्ट का उद्घाटन किया गया है। बाकी बायोलॉजी से हम लोग को सीखने की बात क्या है, ये सारे प्लांट्स के नाम आपको ध्यान रखना है जो एयर को प्यूरिफाई करता है। ठीक है, ये काम क्या कर रहा है, एयर को, एक सेकंड सॉरी, ये प्यूरिफाई कर रहा है। जैसे स्नेक प्लांट हुआ, स्पाइडर प्लांट हुआ, पीस लिली हुआ, एलोवेरा हुआ, अरेका पाम हुआ, ये जो प्लांट्स हैं ये वायु शोधक पौधे हैं और इनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। इस आर्ट में बस इतना ही बताया गया है। कुल मिला के यह एक अवेयरनेस प्रोग्राम था जिसमें इन प्लांट्स की जो उपयोगिता है उसके बारे में बताया गया। इसके अलावा और भी एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स हैं, जैसे बम्बू पाम है, ड्रैकेना है, जैसे फाइलोडेंड्रॉन है, रबर प्लांट है, बोस्टन फर्न है। मुझे अगर समय मिलेगा तो इमेजेस लगा दूंगा मैं, ठीक है। बाकी इन प्लांट्स के आपको नाम ध्यान रखना है जो एयर को प्यूरिफाई करते हैं। क्लियर है? चलिए, जिसमें से हम लोग अभी तक जो नाम जानते हैं, रबर प्लांट का जानते हैं, बम्बू पाम का जानते हैं और एलोवेरा का जानते हैं। और तो कुछ पढ़ा नहीं है ना, देखा है कभी। कुछ लोगों के घर पे हो सकता है ना। ये इंडोर प्लांट भी होते हैं, तो लोग, कुछ लोग रखते हैं घर के अंदर रखते हैं गमलों में। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस राज्य द्वारा प्रस्तावित अरावली जंगल सफारी परियोजना पर अस्थायी रोक लगा दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है किस पर? अरावली जंगल सफारी प्रोजेक्ट पर। और ये प्रोजेक्ट जो था ये हरियाणा सरकार का था। ठीक है, हरियाणा सरकार का। अरावली के बारे में हम लोग जानते हैं कि सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है, सबसे पुरानी माउंटेन रेंज में आती है और अच्छी खासी लेंथ भी ली हुई है, 800 किलोमीटर, गुजरात से लेके दिल्ली तक, राजस्थान हरियाणा के होते हुए। ठीक है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में एक है। ये एक्सटेंशन आपने देख लिया। सबसे ऊंची चोटी आप लोग जानते ही हैं, माउंट आबू पर स्थित है, गुरु शिखर। और यहाँ से कुछ रिवर्स भी ओरिजिनेट होती हैं, बनास, लूनी जैसी नदियों का उद्गम स्रोत भी है। और ये जो अरावली रेंज है ना, ये 2 भागों में विभाजित है। एक एक सीरीज को बोलते हैं सामर सिरोही श्रृंखला और दूसरी है सामर खेतड़ी श्रृंखला।
खेतड़ी खान तो पड़े होंगे ना राजस्थान में, कॉपर के लिए बहुत फेमस खान है। ये देख लीजिए, मैं यहाँ पे इमेज लगाया हूँ। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट वाटर बर्थ। इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ के रखा है, फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ जिसे बोलते हैं ना स्टॉपेज, तो स्टॉपेज जो भारत में रहेंगे उनको उनको सिलेक्ट कर लिया गया है। मेटा प्लेटफॉर्म का ये मल्टी बिलियन डॉलर की ये प्रोजेक्ट है, पता है आपको? पानी के अंदर से केबल, है ना, अंडर सी केबल प्रोजेक्ट है। न्यूज में क्या होता है, भारत चरण के लिए, अब देखो अलग अलग देश के अलग अलग चरण है ना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी जल्दी तो कंप्लीट होगा नहीं। तो भारत की जो स्टेज है, भारत में लैंडिंग साइट जो रहेंगी वो मुंबई और विशाखापट्टनम यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। पहले मैं इमेज दिखा दूं, ये ये देखो, एक कनेक्टिविटी देख रहे हैं आप, पूरे ग्लोब को कवर कर रही है। और भारत में यहाँ पे मुंबई को और विशाखापट्टनम को सिलेक्ट किया गया, ये ध्यान रखिएगा, ये जो मेटा का वाटर बर्थ प्रोजेक्ट है इसके तहत। ठीक है, पर्पज क्या है इसका? पर्पज है इंस्टेंट कनेक्टिविटी, है ना, कनेक्टिविटी के लिए अमेरिका, भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका को जोड़ेगा। 50,000 किलोमीटर से ज्यादा इसकी लेंथ रहेगी। डब्लू आकार का ये सेफ है, ठीक है, मार्ग है। ये देखिए 1 पेटाबिट प्रति सेकंड की क्षमता रहेगी डेटा को ट्रांसफर करने की, है ना। और 2030 तक क्रियाशील होने की संभावना है। ये कुछ फैक्ट याद रखिएगा। आगे चले, चलिए चलिए क्वेश्चन कीजिए, एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार, एक सेकंड, दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस जिसे बोलते हैं IMC 2025 का भी नवा संस्करण हुआ है, कहाँ पे आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में। ठीक है, थीम है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के बारे में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। न्यू दिल्ली में हुई है और थीम भी याद रखिएगा। एक द्रव्य पोर्टल, द्रव्य के नाम से एक पोर्टल लॉन्च हुआ है। ये बस इसका पर्पज ये जानिए किससे संबंधित है, आयुर्वेदिक अवयव और योग के सबसे व्यापक डिजिटल भंडार से संबंधित है। ठीक है, यानी आयुर्वेदिक जो सब्स्टिट्यूट है, अवयव है, इनका डिजिटल स्टोरेज रहेगा इस पोर्टल पर। नोबेल का शांति किसको मिला है भैया 2025 का? मारिया कोरिना मचाडो को। पहले इनकी इमेज देख लीजिए, ये है, ये नेता भी है, ठीक है, वेनेजुएला। मारिया कोरिना मचाडो गेट्स द नोबेल पीस प्राइज, शांति में इनको मिल गया है। तो यहाँ पे क्या क्या बातें आपको जाननी चाहिए? यहाँ पे नाम आपको सीखना है इनका, दूसरा फैक्ट आपको इनका देश भी सीखना है कि किस देश से बिलोंग कर रही है, और तीसरी बात है इन्होंने काम क्या किया, लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इनको पीस नोबेल पीस प्राइज 2025 दिया गया। ठीक है, और पीस के बारे में पता है आपको? पीस का जो नोबेल है वो ये नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। बाकी के जो होते हैं वो स्वीडन स्वीडन में दिए जाते हैं, ये नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा, राजनीतिज्ञ हैं, लोकतंत्र की समर्थक हैं, और आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला इनको बोला जाता है। भारत में भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है, पहला तो मदर टेरेसा को ही मिला था 1979। अगर पूछा जाए कि पहला नोबेल कब मिला था, तो हम लोग 1901 जानते हैं। ये ग्लोबल लेवल पर बता रहे हैं। भारत में पहला नोबेल किस साल मिला था? 1913 हम लोग पढ़ते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर साहब को, गीतांजलि के लिए, है ना, गीतांजलि के लिए। शांति में पहला मदर टेरेसा हो गया, दूसरा कैलाश सत्यार्थी साहब 2014 में मिला था। ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन उस समय पे क्वेश्चन पूछा जाता था जब इनको मिला था, उसके बाद से तो फिर क्वेश्चन नहीं आया इन पर। एक एक्सरसाइज है ऑस्ट्रा हिंद, इसके नाम से ही समझ जाएंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया है, और सैन्य अभ्यास है। ठीक है, कठिन क्वेश्चन पूछता ही है आजकल, PCS संस्करण भी पूछ ले रहा है। चौथा संस्करण है, 2022 में शुरू किया गया था। पहला संस्करण राजस्थान के महाजन में आयोजित किया गया था। यह 4th एडिशन है। ठीक है, चौथा संस्करण है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2025। क्लियर? चलिए, अगर इस बार का पूछे कि ये जो है 2025 का कहाँ पे हुआ, तो ये पर्थ में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ। कर लेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय ने पूर्वी अंटार्कटिका में किस नए अनुसंधान स्टेशन की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी? मैत्री के नाम से तो पहले भी था, तो जो पहला था वो पुराना हो चुका है, उसी के स्थान पर आ गया है अब मैत्री 2। ठीक है, मैत्री 2 ये चौथा अनुसंधान है, और इसका निर्माण पुराने
मैत्री स्टेशन 1989 में जो बना था उसका स्थान ये लेगा। वैसे तो मतलब जो एक्टिव है वो तो तीन ही है। अब इसका अगर नंबर में बात करें तो ये चौथा हो जाएगा, क्योंकि पुराना जो मैत्री स्टेशन है वो तो अब खत्म हो गया, उसी के स्थान पर मैत्री 2 आया है। जैसे पहला हमारा 1983 का था दक्षिण गंगोत्री, ये सारे अंटार्कटिका पे ही है, ठीक है, लेकिन डीएक्टिवेटेड है। ये एक्टिवेटेड नहीं है। मैत्री 1989, ये अभी आपने देखा, इसकी जगह पे मैत्री 2 ने स्थान ले लिया। ये भी अंटार्कटिका, तीनों ही अंटार्कटिका में है। और भारतीय ये सबसे लेटेस्ट है 2012 का। 1983, 1989 और 2012। मैं यहाँ पे लोकेशन, यहाँ पे इमेज लगाया हूँ, देखिए दक्षिण गंगोत्री आपको दिख रहा, मैत्री भी दिख रहा और भारती भी दिख रहा। ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा था, रॉस सागर, रॉस सागर किस सागर से बिलोंग करता है, तो ऑप्शन में सदर्न सागर, ये सदर्न ओशियन था। कुछ ओशियन का मैचिंग वाला क्वेश्चन था, तो ये पूछा गया था। ठीक है। देखिए इस टॉपिक को देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में हम लोग देखेंगे, और इसी के रेफरेंस में हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी थोड़ा रिकॉल कर लेंगे, इनके कुछ जो अचीवमेंट है वो भी देख लेंगे। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम को लेके राष्ट्रीय एकता दिवस, सबसे पहला फैक्ट जो होता है यही होता है, 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, जैसे कि 31 अक्टूबर 150वीं जयंती थी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की, इसी के उपलक्ष्य में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ते हैं वल्लभ भाई पटेल साहब के बारे में, राजनीतिक एकीकरण के ये आर्किटेक्ट हैं, शिल्पकार हैं, बिल्कुल। रन फॉर यूनिटी एवं एकता मार्च जैसे कार्यक्रम के माध्यम से उनके अमूल्य योगदान को यहाँ पे याद भी किया जाता है। सबसे बड़ा काम जो है ये है राजनीतिक एकीकरण, जो इन्होंने रियासतों का एकीकरण किया था, इंटीग्रेट किया था रियासतों को। 560 रियासतों को उन्होंने इंटीग्रेट किया था। नहीं तो अभी जो पढ़ते हैं ना हम लोग साउथ अफ्रीका में, कंट्री विद इन द कंट्री, वही हाल कुछ होता इंडिया का भी, कंट्री विद इन द कंट्री यहाँ पे भी होता। साउथ अफ्रीका कंट्री जो है इसके अंदर भी लेसोटो है, स्वाजीलैंड है ना। भारत में भी वही सीन देखने को मिलता अगर इनका योगदान नहीं होता तो। स्वतंत्रता के समय भारत में देखो यहाँ पे 17 ब्रिटिश प्रांत सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन थे। ये जो आपको ई एक्ट दिख रहा है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसने बहुत समस्या की थी, क्योंकि इसने ऐसे ऑप्शंस दे रखे थे, और एक ऑप्शन थे, ये विकल्प था कि ये जो रियासतें हैं ये या तो भारत में विलय कर लें, ये पाकिस्तान में भी विलय कर सकती हैं, या फिर अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहें तो ये इंडिपेंडेंट रह सकती हैं। तो यही चीज जो थी ये 1947 से हुआ था। तो ये जो इंटीग्रेशन का पूरा श्रेय है ये वल्लभ भाई पटेल को जाता है ना। स्टेट डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया था रियासतों से अच्छे रिलेशन बनाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो फैक्ट बन जाता है। इसको जो लीड कर रहा था ना स्टेट डिपार्टमेंट को रियासतों से संबंध बनाने के लिए, ये बीपी मेनन साहब यहाँ पे लीड कर रहे थे इस डिपार्टमेंट को। तो ये बीपी मेनन साहब जो है, ये फैक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 312 के बारे में जानते हैं, ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, इन्हीं का योगदान है। भारत के फर्स्ट गृह मंत्री रहे हैं, और वाइस प्राइम मिनिस्टर भी रहे, ठीक है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहे। 1931 का कराची अधिवेशन भी हम लोग पढ़ते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, चेयरमैनशिप की थी इन्होंने। और क्या है इनके बारे में, राष्ट्रीय एकता दिवस, देखो स्टेटमेंट के लिए तो यार बहुत सारी चीजें याद रखनी होती है ना। राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत 2014 में की गई थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब बनी थी खूब क्वेश्चन पूछे गए थे इसके बारे में भी, 182 मीटर, ये बढ़िया में है गुजरात में, ठीक है। और ये सबसे बड़ी, सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची ये स्टैचू है, ये भी हम लोग जानते हैं। और ये जो 8 अजूबे हैं, ये जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ, एससीओ के ये 8 अजूबों की सूची में भी शामिल है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, 182 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? आसान सा क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, हेडक्वार्टर हम लोग नैरोबी पढ़ते हैं, कीनिया में। हो जाएगा। इसको देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 53वें नंबर के कौन बनेगा? न्यायमूर्ति सूर्यकांत बनेगा, क्या बन गए, है ना। इसके पहले कौन थे? बी आर गवई साहब, सीजीआई, ये जो है बी आर गवई साहब का ये स्थान इन्होंने लिया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? नंबर, ठीक है, 53 नंबर याद रखना है आपको। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर्टिकल 124 हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो सब क्लॉज 2 है 124 सब क्लॉज 2 के तहत इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये जो एक रिचुअल है ना, रिचुअल कि सीनियर मोस्ट जो होगा जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, उन्हीं को अक्सर सीजीआई बनाया जाता है, ठीक है, वरिष्ठतम न्यायमूर्ति को सीजीआई बनाया जाता है।
5 वर्षों की सेवा, ये जो कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है। 5 वर्षों की सेवा उच्च न्यायालय में न्यायालय के रूप में अगर हुई हो तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, और 10 वर्षों तक अगर एडवोकेट के रूप में कार्य किया है तब भी। ठीक है, ये योग्यता हो गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्टेटमेंट के लिए, सीजीआई का जो कार्यालय है ये आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत आता है या फिर नहीं आता है? आता है, ठीक है, आता है। ध्यान रखना है, स्टेटमेंट में वो नहीं लिख के स्टेटमेंट बना सकता है कि नहीं आता है, बट ऐसा नहीं है, अंतर्गत आता है, आरटीआई के अंतर्गत आता है। ये देखिए बायो सिमिलर क्या है, बायो भी हम लोगों को समझ में आता है, और सिमिलर का हिंदी मतलब भी पता है। सिमिलर मतलब तो समान होता है ना, लगभग मतलब एक जैसा दिखने वाला, और बायो से जैविक समझ में आता है। तो बायो सिमिलर ये जो है बस इतना ही पूछेगा कि बायो सिमिलर चर्चा में रही क्या है, एक क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि एक जैविक दवा है। ठीक है, सिमिलर क्यों बोला जा रहा है? सिमिलर इसलिए बोला जा रहा है, यहाँ पे देखिए, सिमिलर इसलिए बोला जा रहा है, ये मूल जैविक दवा के अत्यंत समान होते हैं परंतु पूरी तरीके से समान नहीं। इसका मतलब है सिमिलर है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। और ये जैविक दवा है, ये जीवित कोशिकाओं से तैयार किए गए एक प्रोटीन है बायोसिमिलर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इनका एप्लीकेशन देखिए, अनुप्रयोग देखिए, कैंसर, मधुमेह इत्यादि के लिए उपयोगी है। ये सब तो नहीं पूछेगा, बट ये आपको ध्यान रखना, बायोसिमिलर है क्या? एक दवा है, जैविक दवा है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन जीआई टैग उत्पादों को वायु मार्ग से यूनाइटेड किंगडम के लिए एक खेप भेजी गई? किन उत्पादों को? ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। एक प्रोडक्ट है इंडी नींबू, और दूसरा प्रोडक्ट है या उत्पादक पुलियान कुंडी नींबू, यानी दोनों ही लेमन की प्रजाति हैं, वैरायटी है ना। इंडी नींबू ये कर्नाटक से बिलोंग करता है, और पुलियान कुंडी नींबू ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है। इनकी खेप भेजी गई है यूनाइटेड किंगडम। जीआई टैग के बारे में पढ़ते हो, है ना? जीआई टैग देता कौन है, जल्दी से बताइए। जीआई टैग देता है जीआई रजिस्ट्री। ठीक है, कहाँ पे है ये चेन्नई में, चेन्नई में है। और इससे संबंधित एक अधिनियम के बारे में भी मैं याद कराता रहता हूँ, 1999 का। ठीक है, जीआई रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन करके कुछ है, 1999 याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को देखें, भारत और नेपाल ने 400 केवी सीमा पार ट्रांसमिशन लाइनों के विकास के लिए 2 संयुक्त समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह 2 समझौते क्या हैं? ये ट्रांसमिशन लाइन के समझौते हैं, 400 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन रहेगी भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, और ये जो 2 समझौते हैं उनमें से एक है इनारुबा, जगह के नाम है, ये नेपाल की जगह है, और दूसरी जगह है पूर्णिया, ये बिहार की जगह है। एक ट्रांसमिशन लाइन यहाँ बिछाई जाएगी, और दूसरी बिछाई जाएगी लमकी डोडोधारा नेपाल से लेके बरेली। ठीक है, ये सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आईनी एयरबेस। हाल ही में भारत ने आईनी एयरबेस पर अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया, जो मध्य एशिया में एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकाना था। यह एयरबेस किस देश में स्थित है? यह है तजिकिस्तान में। तजिकिस्तान भारत से जस्ट जस्ट ऊपर है। ठीक है, ताज से याद रखा कीजिए, भारत, भारत है ना, ताज, सर पर ताज, तो यहीं बैठा है तजिकिस्तान। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, भीषण चक्रवाती तूफान मोन्था, इस तूफान का नाम है मोन्था, किस राज्य के तट से टकराया? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट से टकराया है। मोन्था एक थाई शब्द है जिसका अर्थ सुंदर या सुगंधित पुष्प है। तूफान भी सुंदर होते हैं मतलब है। ये नाम रोटेशनल बेसिस पे जो पड़ोसी कंट्रीज हैं, है ना, उनके द्वारा दिए जाते हैं। चक्रवातों के नाम, हाँ ये चीज अच्छी है, देखो ये लर्निंग वाली चीज है। चक्रवातों के नाम लिंग और संस्कृति से निरपेक्ष रखे जाते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी बवाल होने लगेगा, है ना। चलिए, बहुत चर्चित सब्जेक्ट है या टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, 8वां सेंट्रल पे कमीशन, 8th सीपीसी। अब सरकारी नौकरी में आप लोग आने वाले हो, है ना। अब देखते हैं इस बार कितना सैलरी बढ़ती है सरकारी कर्मचारियों की। तो ये सैलरी से ही संबंधित होता है, सेंट्रल पे जो कमीशन होता है। ठीक है, ये कमीशन रिकमेंड करता है सरकार को कि कितना बढ़ोतरी होना चाहिए, कितना बढ़ोतरी होना चाहिए, ये सारी चीजें ये बताएगा। ठीक है, अपनी रिपोर्ट जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो सौंपेंगे सरकार को।
फिर सरकार घोषणा करेगी। अभी तो कमीशन की ही घोषणा हुई है, कमीशन के गठन की घोषणा हुई है। एक चीज और अपडेट हुई है यहाँ पे, ये जो टर्म ऑफ रेफरेंस होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी। टर्म ऑफ रेफरेंस, ये चीज देखो, ये जो शब्द है हो सकता है सिर्फ इसी के बारे में पूछ ले कि टर्म ऑफ रेफरेंस पे कमीशन से संबंधित जो है ये क्या चीज होता है। फ्रेमवर्क है, ये आयोग कब तक काम करेगा, अपनी रिपोर्ट कब सौंपेगा, काम करने के नियम कैसे रहेंगे, समय सीमा वगैरह, ये सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं। कुछ बेसिक बातें सीख लीजिए 8वें पे कमीशन के बारे में। प्रत्येक 10 वर्ष में एक नया वेतन आयोग वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत गठित किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट के लिए, ठीक है, 10 वर्ष के लिए। इसका मतलब है कि इससे पहले का जो पे कमीशन था वो 2016 में आया था, और ये 2026 हो जाएगा अब अगले साल। 8वां पे कमीशन की अध्यक्षता कौन करने वाला है, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। रिटायर्ड सर्वोच्च न्यायालय के एक जस्टिस हैं जिनका नाम है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। ये 8वें पे कमीशन को हेड करेंगे। 18 महीनों के भीतर आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। देखेंगे फिर कितना परसेंटेज यहाँ पे परसेंट में सैलरी बढ़ रही है सरकारी कर्मचारियों की। 7वां पे कमीशन जो था इसको चेयर किया था सुकुमार माथुर साहब ने, ए के माथुर साहब ने, 2016 में। ठीक है, तो 2016 का याद रखना और 2026 का याद रखना। रंजना प्रकाश देसाई स्टेटमेंट में पूछ लेगा। अब हर 10 साल पे हो रहा है ना, तो 1996 से पूछ लेगा वो, 1996 पूछ लेगा, 2006 पूछ लेगा, 2016 पूछ लेगा, 2026 पूछ लेगा। ऐसे नाम लिख के मैच करने को दे देगा। अगर पुराना कमीशन देखें, पे कमीशन यानी 7वें की बात करें, तो 7वें में जो बढ़ोतरी हुई थी सैलरी में, वेतन में, वो 23.55% रही थी। लगभग 24% बढ़ गई थी सैलरी। ठीक है, अब इस बार देखते हैं कितना रहता है। इसी के आसपास ही रहेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं हो जाएगा, डबल नहीं होने वाली है सैलरी, है ना किसी की, वो 20-22% ही रहेगा। चलिए, कुछ यहाँ पे श्रेणियां पढ़ लेते हैं हम लोग। महारत्न पढ़ते हैं, नवरत्न भी पढ़ते हैं, मिनी रत्न भी पढ़ते हैं। अभी दो नई श्रेणियां और यहाँ पे ऐड करने के लिए सरकार योजना बना रही है। तो कुल मिला के ये जो होते हैं ना सीपीएससी, सीपीएससी यानी ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बोलते हैं ना, इनके क्लासिफिकेशन को यहाँ पे दो श्रेणियां और ऐड करने की बात हो रही है। सरकार मौजूदा सॉरी सरकार मौजूदा महारत्न और नवरत्न और मिनी रत्न श्रेणियों के अलावा दो नई रत्न श्रेणियां जोड़कर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो है इनके वर्गीकरण करने की योजना बना रही है। कुल मिला के अभी क्या पढ़ रहे हो, महारत्न है, इसके नीचे फिर नवरत्न है, फिर क्या है, मिनी रत्न है, अब इसके नीचे और क्या आ जाएंगे, रत्न। तो रत्न कंपनियां, मिनी रत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, महारत्न कंपनियां, ये चार श्रेणी बन जाएंगी, है ना। तो अब देखो, अभी ये नाम क्या रहेगा ये नहीं पता, नाम क्या रहेगा एग्जैक्ट ये नहीं पता, अभी तो बस ये प्लान कर रही है। तो फर्दर अपडेट होगा तो फिर हम लोग सीख लेंगे, आगे न्यूज में सीख लेंगे। अब यहाँ पे सीखते हैं हम लोग, ये जो दर्जा है महारत्न का, नवरत्न का, मिनी रत्न के, दर्जा देता कौन है, देता है मंत्रालय। मंत्रालय का नाम है भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम का मंत्रालय। इसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट काम करता है जिसका नाम है डीपीई, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, है ना, डीपीई, ये दर्जा देता है। एक चीज और देखिए, अभी ये जो नया वर्गीकरण की बात हो रही है, दो रत्न श्रेणियों को जोड़ने की बात हो रही है, तो कुछ पैनल वगैरह बना होगा, कुछ कमेटी वगैरह बनी होगी। इस कमेटी को हेड कौन कर रहा है, कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन द्वारा अध्यक्षता की जा रही है। ठीक है, महारत्न कंपनी योजना जो थी ना, महारत्न योजना, ये 2010 में लॉन्च किया गई। ये महारत्न जो है ना, ये 2010 में लॉन्च किया गया था, ये जो योजना है, और नवरत्न मिनी रत्न को 1997 में शुरू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। अभी वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनी है, 14 है। कमेंट करके बताइए सबसे लेटेस्ट वाली कौन है, सबसे लेटेस्ट वाली कौन है। नवरत्न है 26 और मिनी रत्न है 74। महारत्न के बारे में अक्सर पूछ लेते हैं, नंबर वगैरह पूछ लेते हैं, नवरत्न भी पूछा जा सकता है, मिनी रत्न जनरली नहीं पूछा जाता, है ना। अब जैसे कोई लेटेस्ट अगर ऐड होती है ना, तो एक स्टेटमेंट में उसका पूछ लेते हैं और दूसरा स्टेटमेंट टोटल कितनी कंपनियां हैं अभी हाल ही में, तो वो भी पूछ सकता है। ये देखिए चर्चा में रहा क्वांटम प्रोसेसर बिलो। पहला क्वेश्चन क्या है, ये बिलो क्या है,
बिलो यही है, क्वांटम प्रोसेसर, ऑप्शन में दिख जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये बिलो जो है इसको इसको इसका डेवलपमेंट किसने किया, डेवलप किसने किया? ये गूगल वालों का है, ठीक है, ये गूगल का। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो 2025 का है, ये किसे दिया गया? इनका नाम है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। ये फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और इनको पोस्थुमसली दिया गया है, ठीक है, पोस्थुमसली, मरणोपरांत। ये कई श्रेणी में दिए जाते हैं वैसे, ठीक है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा, मैंने बस उसी को यहाँ पे ऐड किया है। चलिए इस टॉपिक को कीजिए, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और क्रिटिकल मिनरल जो है ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चाइना, अभी देखो आप लोग न्यूज पढ़ते रहते हैं, चाइना, इंडिया, यूएसए अभी क्रिटिकल मिनरल्स को लेके काफी यहाँ पे आपको न्यूज देखने में मिला है। क्योंकि जानते हैं हम लोग, चाइना जो है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए क्या है, इसके पास भैया मोनोपोली है ना, मोनोपोली है क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोडक्शन को लेके। क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स, देखो पहले इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। सोलर एनर्जी में हमें इसकी जरूरत पड़ती है, विंड एनर्जी में जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जरूरत पड़ती है, एनर्जी स्टोरेज में जरूरत पड़ती है। तो क्रिटिकल मिनरल्स का एक अपने आप में ये आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। न्यूज में देखिए, न्यूज में क्या है कि अभी हाल ही में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत दो अतिरिक्त उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मान्यता दी है। एक एक है जिसमें आईआईएससी बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज जो है, और दूसरा एक्सीलेंस, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है, ये बैंगलोर एंड इलेक्ट्रॉनिक, एक सेकंड कट रहा है, बैंगलोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी सामग्री केंद्र, सीमेट बोलते हैं इसे, हैदराबाद में स्थित है। ये दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इनको मान्यता मिली है एनसीएमएम के तहत। ये न्यूज वाला मैटर था, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो जो हम लोगों ने एप्लीकेशन पढ़े, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें नॉर्मल चीजें हैं। ये जो सेंट्रल बजट है 24-25 में इस मिशन की घोषणा की गई थी, तो ये ईयर याद रखना, बजट भी याद रखना, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। क्रिटिकल मिनरल वाली बात है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से साइंस का क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। सोलर एनर्जी आप लोग पढ़ते हैं, सोलर पैनल भी पढ़ते हैं, ठीक है। सोलर पैनल बनाने के लिए भी बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बैटरी, इन सब को बनाने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। अभी एप्लीकेशन आपको ध्यान रखना है, सोलर एनर्जी में सिलिकॉन हुआ, टेल्यूरियम हुआ, इंडियम हुआ, गैलियम हुआ, ये सोलर एनर्जी से संबंधित क्रिटिकल मिनरल्स हैं। विंड एनर्जी में देखिए नियोडीमियम और डिस्प्रोसियम, ये शायद क्वेश्चन एक बार पूछा है, डिस्प्रोसियम को लेके पूछा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल आप लोग जान ही रहे हैं, बैटरी के लिए लिथियम चाहिए, निकल, और ये कोबाल्ट ईवी के लिए हो गया, और एनर्जी स्टोरेज के लिए लिथियम कोबाल्ट निकल, ठीक है, फॉर बैटरीज। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन कीजिए। चर्चा में रही रानी चेन्नम्मा, रानी चेन्नम्मा किस विद्रोह से संबंधित है? देखो न्यूज में अभी ये है कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने कित्तूर में रानी चेन्नम्मा की ऐतिहासिक विजय 1824 में हुआ था, कित्तूर का विद्रोह, उस विद्रोह को अभी 200 वर्ष पूरे हुए हैं, तो अभी 200 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया। तो यहाँ पे मैचिंग एचिंग में हिस्ट्री से हो सकता है पूछ ले क्वेश्चन, कित्तूर का विद्रोह 1824, ठीक है, मैचिंग में पूछ सकता है, रानी चेन्नम्मा से संबंधित है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड, ठीक है, स्नो लेपर्ड दिवस कब मनाते हैं? 23 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर को। 2024 की एक रिपोर्ट भी है, शायद 25 की है, जनवरी या फरवरी में रिलीज की गई थी। उसमें बताया गया था कि स्नो लेपर्ड जो है वो उनकी संख्या कितनी है, नंबर कितना है, ठीक है, पुरानी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। इस मिशन को आपको ध्यान रखना है, हैज 23 for 23, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि ये जो अभियान है ये किससे संबंधित है? ये हिम तेंदुआ संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया। बस स्नो लेपर्ड आपको ध्यान रखना है, स्नो लेपर्ड प्रोटेक्शन या फिर कंजर्वेशन, ये हैज 23 for 23 अभियान। कॉमनवेल्थ 2020 कहाँ पे होंगे? इसका, इसकी जो होस्टिंग होगी वो भारत के द्वारा होगी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के भारत में ये खेले जाएंगे, ठीक है, अहमदाबाद को प्रस्तावित स्थल के रूप में चुना गया है। ये न्यूज का मैटर है, इसी वजह से इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, अहमदाबाद को यहाँ पे प्रपोज किया गया है स्थल के रूप में। इससे पहले कॉमनवेल्थ भारत में कब हुए थे? 2010 में हुए थे, न्यू दिल्ली में, ठीक है।
अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025 यानी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्वेश्चन क्या है ये। अब जैसे अगर इस रिपोर्ट के बारे में पूछेगा या फिर इस असेसमेंट के बारे में पूछेगा, ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है या फिर किसके द्वारा ये असेसमेंट किया जाता है, तो दिमाग में आएगा हो सकता है यूनाइटेड नेशन ऑफ ये जो एनवायरमेंट प्रोग्राम है ये करता होगा, या फिर यूनेफसीसीसी ये करता होगा। नहीं, इसको कौन करता है? खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO द्वारा ये जारी किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UNEP और यूनेफसीसी को यहाँ पे देख के गलती मत करना, कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, अब इस मूल्यांकन में देखो जो भारत के बारे में बोला गया है वही देख लेते हैं हम लोग। अबाउट इंडिया एज पर GFRA 2025। भारत ने कुल वन क्षेत्र के मामले में वैश्विक स्तर पर 9वां स्थान हासिल किया है। एक फैक्ट तो ये है इस मूल्यांकन का, एक फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है। कुल वन क्षेत्र के मामले में वैश्विक स्तर पर यानी सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में अगर देखें तो भारत का 9वां स्थान आता है। ठीक है, ये 9th पोजीशन आपको ध्यान रखनी है। भारत ने वार्षिक वन क्षेत्र में वृद्धि में विश्व स्तर पर अपने तीसरे स्थान को बनाए रखा है। तो एक आपने ओवरऑल एरिया पढ़ लिया, कुल वन क्षेत्र पढ़ लिया, और दूसरी पहली बात क्या पढ़ी? टोटल फॉरेस्ट एरिया। कितनी पोजीशन है भारत की? 9th पोजीशन है। दूसरी बात क्या है? यहाँ पे एनुअल ग्रोथ की बात की है। एनुअल ग्रोथ जो है, ग्रोथ इन फॉरेस्ट एरिया, यहाँ पे 3rd पोजीशन है। ठीक है, ये दो बातें होंगी। और क्या बोल रहा है ये असेसमेंट? ये वैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है, मतलब इन मतलब फैक्ट में तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि वन क्षेत्र के हिसाब से अगर देखें तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस देश के पास है? रूस के पास है। उसके बाद फिर ब्राजील के पास है। तीसरा नंबर कनाडा के पास है। और उसके बाद फिर 9वां स्थान आता है भारत के पास। भारत के पास जो वन क्षेत्र है वो है 7.2 करोड़ हेक्टेयर। ये डेटा नहीं याद रखना है, हाँ, पर कंपैरिजन कर सकते हैं आप। 83, 48, 36 एंड 7.2। ठीक है, चलिए। हाँ, और ये जो असेसमेंट है ये हर 5 साल पे किया जाता है। ये असेसमेंट हर 5 साल पे किया जाता है, एवरी 5 years पर। और जो हम लोग फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ते हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसको हर 2 साल में रिलीज किया जाता है। ठीक है, चर्चा में रहा बरनवा पारा। ये पुरानी PDF में भी आपको मिल जाएगा। बरनवा पारा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह है रायपुर, छत्तीसगढ़ में। महानदी की कई सहायक नदियां इससे होकर बहती हैं, जैसे बलमदेही नदी, जौंक नदी। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में दिखेंगे। ये सारी नदियां मैचिंग वगैरह में पूछी गई हैं। ठीक है, तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको भी ध्यान रखना, वारन पारा, छत्तीसगढ़। चर्चा में रहा विशेष अभियान 5.0। इस अभियान का नाम ही है विशेष अभियान। विशेष अभियान 5.0 का उद्देश्य क्या है? आधिकारिक तौर पर लंबित मामलों के निपटान हेतु ये विशेष अभियान 5.0 है। ठीक है, चलिए। PM श्री पुरानी योजना है, हम लोगों ने पढ़ के रखा है। PM श्री क्या है? ये स्कूल से संबंधित है। PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये फुल फॉर्म होता है। स्कूली शिक्षा से ये संबंधित है और मॉडल स्कूल बनाने का इसका उद्देश्य है। ठीक है, 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। अभी फिर से न्यूज में था, तो ध्यान रखना, ये अगेन फिर मैचिंग में काम आता है। ठीक है, PM श्री योजना 2022 ईयर मैचिंग में बहुत पूछता है PCS, तो ध्यान रखिएगा। बाकी इसका पर्पज आप फुल फॉर्म से समझ ही लेंगे। नील कुरुंजी मैंने आपको पुरानी PDF में कवर कराया है, बहुत अच्छे से कराया है। मंथ नहीं याद आ रहा, बट आपको 2025 में मिल जाएगा, या फिर शायद 2024 की PDF में हो। बट इसको पढ़ाया था हम लोगों ने, पढ़ा था इसको अच्छे से। पश्चिमी घाट के 16 वनों की मूल निवासी झाड़ी है नीलकुरुंजी। क्या है? ये नेटिव, ये जो है ना, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, झाड़ी को मुझे याद नहीं आ रहा, झाड़ी याद रखिए। ठीक है, ये क्या है? मूल निवासी झाड़ी है पश्चिमी घाट की, तमिलनाडु में। इसका पौधा प्रति 12 वर्ष में एक बार खिलता है, तो फिर से खिला होगा इस वजह से न्यूज में। ठीक है, बाकी ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नील कुरुंजी के बारे में याद क्या रखना है? ये 16 वनों की मूल निवासी झाड़ी है। टोडा जनजातियों के लिए कुरुंजी का फूल जो है ये प्रेम और भावनाओं का प्रतीक है। तो आप टोडा जनजाति आप लोग पढ़ते हैं? टोडा ट्राइब कहाँ से पढ़ते हैं? तमिलनाडु पढ़ते हैं ना, तो ये सब देख रहे हैं आप। टोडा ट्राइब जो है तमिलनाडु। ठीक है, चलिए। ये 16th फाइनेंस कमीशन हम लोग फिर से पढ़ेंगे। फाइनेंस कमीशन जो है 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है। आर्टिकल 280 के तहत, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। मेरी पेंसिल डिस्चार्ज हो गई है, मैं
तब तक डिक्टेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, आयोग का कार्यकाल 1 महीना बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया गया है। मतलब इसका जो कार्यकाल है ये कब खत्म हो रहा था, 1 महीने पहले हो रहा होगा, 1 महीना बढ़ा दिया। 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में हम लोगों ने पहले भी कवर किया है अच्छे से, फिर से जल्दी से रिकॉल कर लीजिए। इस आयोग को शुरू में 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 वर्ष की अवधि के लिए 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, ठीक है। तो ये जो 31 अक्टूबर आपको दिख रहा है ना, इसी में 1 महीना एक्सटेंड कर दिया, तो यही ये यहाँ पे लिखा गया है कि 1 महीना बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया। पहले था 31 अक्टूबर और अब कर दिया 30 नवंबर। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इनके अध्यक्ष याद रखना है। इसमें मेंबर कौन कौन से 16 फाइनेंस कमीशन में, पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हम लोग पहले पीडीएफ में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको वहां पे मिल जाएगा। ये करंट अफेयर 2026 का बैच चल रहा है, ठीक है। मैं नंबर लगा दूंगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अरविंद पनगड़िया साहब जो है ये चेयरमैन है 16वें फाइनेंस कमीशन के, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा अभी 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। उससे पहले भी किया जा सकता है, स्टेटमेंट के लिए सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रत्येक 5 वर्ष या फिर उससे पहले जो शब्द है ये कीवर्ड है, ठीक है। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे गए, उससे पहले भी गठन किया जा सकता है। अब जैसे आप 16 फाइनेंस कमीशन का कार्यकाल शुरू कब से हो रहा है, 2026 है ना, लेकिन गठन तो पहले ही कर लिया गया है। गठन पहले कर लिया गया है, हम लोग पढ़ भी रहे हैं, 2026 से पहले ही पढ़ रहे हैं। तो ये चीज है, उससे पहले भी गठन किया जा सकता है। फाइनेंस कमीशन जो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपते हैं, फिर प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 5 मेंबर बॉडी होती है, ठीक है। 5 मेंबर बॉडी होती है, पीसीएस 2025 में पूछा है प्रीलिम में। एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य, टोटल मेंबर 5, जिसमें से एक अध्यक्ष है, 4 सदस्य अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। क्लियर, ठीक है। स्टेटमेंट में 7 मेंबर लिखा हुआ था फाइनेंस कमीशन के, तो 7 मेंबर नहीं, 5 मेंबर, 5 मेंबर लेकिन चेयरमैन को लेके, ठीक है। चलिए समुद्र शक्ति अभ्यास पढ़ते हैं। भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास। यहाँ पे एक फैक्ट हम लोगों को ये पढ़ना होता है कि भारत इंडोनेशिया है। कठिन क्वेश्चन में इस संस्करण भी डाल देते हैं बीसीएस वाले कि एडिशन कौन सा है, एडिशन 5वां है। इस बार का कहाँ हुआ, विशाखापट्टनम है। क्योंकि ये द्विपक्षीय अभ्यास है, दो ही देश हैं, तो एक बार भारत में हो जाएगा, फिर दूसरी बार इंडोनेशिया में हो जाएगा, फिर भारत में, फिर इंडोनेशिया में, यानी ऑल्टरनेट वे में ये होता रहता है। 2018 से शुरू हुआ है और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत स्थापित किया गया था समुद्र शक्ति को, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैप में यहाँ पे मेंशन किया हूँ, इसको जल्दी से देख लीजिए। इंडोनेशिया देख रहे हैं आप, ये भी इंडोनेशिया का भाग है। ये सुमात्रा है, ये बड़ा वाला आइलैंड, छोटा वाला आपको जावा दिख रहा है। ये जो आपको स्टेट दिख रही है, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुंडा स्टेट किस किस जमीन भाग को अलग करती है, सुमात्रा को और जावा को, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे मलेशिया पे आ जाइए। मलेशिया और एक सेकंड, मलेशिया और इंडोनेशिया का जो सुमात्रा वाला आइलैंड है, इसके बीच में भी आपको एक दिख रही है स्ट्रेट, जिसका नाम है, मैं मार्क कर रहा हूँ, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो अगर इसके बारे में पूछे तो बता दीजिएगा, मलेशिया और जकार्ता, सॉरी हाँ, सुमात्रा को, मलेशिया और सुमात्रा को ही अलग करता है, या फिर इंडोनेशिया को अलग करता है, ठीक है। जावा सी की लोकेशन देख लीजिए। एक आपको ये जो लॉम्बोक स्टेट दिख रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन भी माइंड में रखिएगा। ये आपको बड़ा सा ये आइलैंड दिख रहा है, जिसका नाम है बोर्नियो आइलैंड। इसमें 3 देशों का यहाँ पे आधिपत्य है। इस पूरे द्वीप का क्या नाम है, बोर्नियो। तो ज्यादातर हिस्सा तो इंडोनेशिया का है, ठीक है। कुछ हिस्सा मलेशिया का भी है, ये मलेशिया का है। और इसी में एक छोटी सी कंट्री ब्रुनेई भी है, ये जो छोटा सा हिस्सा, इसका नाम क्या है, ब्रुनेई। तो यहाँ पे इस बोर्नियो द्वीप पर 3 देशों का यहाँ पे अधिकार है। ये क्वेश्चन मैचिंग में, जो उसमें मैपिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंडोनेशिया की कैपिटल जो शिफ्ट हुई है ना, यहीं पे हुई है, इस वाले आइलैंड पर। कालीमंतन नाम है शायद उसका, है ना, कालीमंतन, कमेंट करके बताइएगा। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने नोबेल प्राइज पढ़े थे, बाकी जो रिमेनिंग है उसको भी देख लेते हैं, अर्थशास्त्र में पढ़ लेते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2025 ये संयुक्त रूप से मिला है, 3 लोगों को मिला है। एक का नाम है जोएल मोकिर, नीदरलैंड के हैं। फिलिप अगियन
पेरिस के हैं यानी फ्रांस के हैं, और पीटर हॉबिट ये कनाडा के। तीनों ही अलग अलग कंट्री के हैं, जॉइंटली मिला हुआ है अर्थशास्त्र में। इसके साथ साथ जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो पूछा जाता है कि काम क्या हुआ। इस बार का नोबेल प्राइज जो अर्थशास्त्र में मिला है, अर्थशास्त्र में काम क्या हुआ है? काम है नवाचार प्रेरित आर्थिक वृद्धि की व्याख्या की इन लोगों ने। तो आपको कीवर्ड क्या याद रखना है? नवाचार प्रेरित आर्थिक वृद्धि। ठीक है, तो ये नोबेल का काम हो गया। ये सॉरी, इकोनॉमी में जो नोबेल का जो वर्क था वो हो गया। भारत में नोबेल पुरस्कार देखिए इकोनॉमी में, अमर्त्य सेन 1998 में मिला था। उसके बाद से अभी हालिया में 2019 में ही मिला था अभिजीत बनर्जी साहब को। लेकिन इनको अकेले नहीं मिला था, साथ में थे एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर के साथ। ये 2019 में पीसीएस ने खूब पूछा था इस क्वेश्चन को। ठीक है, एस्थर डफलो, माइकल क्रेमर, तो अभी भी पूछा जा सकता है। इस बार का पीसीएस देखा आपने? एक स्टेटमेंट बिल्कुल करंट का पूछ रहे थे या 2025 का, और एक स्टेटमेंट इसी से रिलेटेड जो पुराना फैक्ट हुआ करता था वो भी पूछ रहे थे। तो ऐसे यहाँ पे पूछ सकता है कि 2025 का जो है नोबेल प्राइज इस वर्ग के लिए दिया गया है, और भारत में 2019 का या फिर अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिला था, तो यहाँ पे ईयर चेंज कर देगा, 2018 कर देगा, 2017 कर देगा, या फिर ईयर देके इनका नाम पूछ लेगा अभिजीत बनर्जी का। ठीक है, या फिर अमृत सेन के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि भारत में जो नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र में वो 1995 में मिला था, तो गलत हो जाएगा, 1998 है। इस तरीके से क्वेश्चन बना रहा है, फ्रेम कर रहा है पीसीएस। ठीक है, इसलिए ये सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन करके दे रहा हूँ पीडीएफ में कि ये करंट, एक बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है और एक पुराना क्वेश्चन है उसी से संबंधित। खान मंत्रालय ने हाल ही में अधिसूचना जारी कर किस खनिज को पूर्णतः प्रमुख खनिज के रूप में क्लासीफाई किया है? पूर्णतः प्रमुख खनिज के रूप में क्लासीफाई किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम है चूना पत्थर, इंग्लिश में बोलते हैं लाइमस्टोन। ठीक है, चूना पत्थर। चूना पत्थर, आप लोगों ने ज्योग्राफी में रॉक साइकिल पढ़ के रखी है, रॉक साइकिल, जिसमें ये हम लोग रॉक के बारे में पढ़ते हैं, सेडिमेंट्री पढ़ते हैं, इग्नियस पढ़ते हैं, है ना, और रूपांतरित पढ़ते हैं, है ना, रूपांतरित या फिर कायांतरित। तो ये जो चूना पत्थर है ये अवसादी चट्टान होती है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत आती है। और चूना पत्थर बेसिकली है क्या? एक कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। स्टेटमेंट के लिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फॉजिल जो है इसमें होता है अच्छा खासा, रिचनेस होती है फॉजिल की, जीवाश्म से समृद्ध होता है चूना पत्थर, और फर्टिलाइजर के लिए फॉस्फेट का प्रमुख स्रोत है, ये भी हम लोग जानते हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में गूगल का एआई हब बनने जा रहा है? गूगल का एआई हब बनने जा रहा है विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल। ये देखिए, विश्व शांति शिखर सम्मेलन 2025, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व शांति शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? जगह का नाम है शर्म अल शेख। किसकी जगह है? इजिप्ट वालों की है। इस शांति शिखर सम्मेलन की अगुवाई किसने की है? डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग शर्म अल शेख को देख लेते हैं थोड़ा। आपने रेड सी देखा है? आप रेड सी देख रहे हैं, ये यहाँ पे सऊदी अरेबिया है। ठीक है, और ऊपर आ जाइए, आपको एक ये हिस्सा दिख रहा है, आपको दूसरा ये हिस्सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं अकाबा की खाड़ी। ठीक है, ये अकाबा की खाड़ी है, मैं इसको रेड से डार्क कर दे रहा हूँ, ये अकाबा की खाड़ी है। अकाबा की खाड़ी की जो एंट्रेंस है, ये वाला जो पॉइंट है, ये है जगह शर्म अल शेख। ठीक है, ये है शर्म अल शेख। और ये जो पूरा आइलैंड है ना, ये आइलैंड नहीं बोलना चाहिए, ये है पेनिनसुला। इस पेनिनसुला का नाम है सिनाई प्रायद्वीप। ठीक है, सिनाई प्रायद्वीप। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, ये आपको स्वेज कैनाल दिख रही है, ये स्वेज कैनाल है। ऊपर जाएंगे तो ये मेडिटेरियन सी में मिल जाएगी। तो ये शर्म अल शेख ही मतलब मेन पर्पस था यहाँ पे लोकेशन दिखाने का, क्योंकि मैपिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ और फैक्ट भी मैं यहाँ पे आपके लिए लिखा हूँ। सिनाई प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर, समझ में आ रहा, दक्षिणी सिरा है, लाल सागर के किनारे, ठीक है, अकाबा की खाड़ी के मुहाने पर, ठीक है, तीनों बातें सही हैं। और इसराइल के लिए हिंद महासागर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है थर्मल से, ये जो अकाबा की खाड़ी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे, यहाँ से आप क्या देखेंगे, फिर यहाँ पे इसराइल है ना, सॉरी, यहाँ से क्या है, इसराइल है। कर लेंगे अब मैपिंग से क्वेश्चन।
चलिए कुछ और एक आध, हाँ एक स्लाइड और बची है। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 में कहाँ आयोजित की गई है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यही होता है ना। विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 अबू धाबी में की गई है। तुक्का भी हम लोग लगाते तो यही लगाते है ना, हो जाता सही। IUCN के बारे में क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है। ठीक है, ये कुछ स्टैटिक फैक्ट है। हेडक्वार्टर ग्लैंड में पढ़ते हैं हम लोग। ग्लैंड एक शहर है स्विट्जरलैंड का। और IUCN के बारे में मेन चीज क्या पढ़ते हैं? रेड लिस्ट है ना, संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची की देखरेख करता है। ठीक है ब्रदर, तो ये हम लोगों का थर्ड वीक प्लस फोर्थ वीक का करंट अफेयर हो गया अक्टूबर मंथ का। तो पिछला वीडियो हम लोगों ने फर्स्ट वीक किया था, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो कुल मिला के कंप्लीट अक्टूबर का करंट अफेयर्स हम लोगों ने कवर कर लिया। इसको मैं कंपाइल कर दे रहा हूँ, दोनों चारों वीकों को कंपाइल कर दे रहा हूँ, तो कंपाइल वाला वीडियो भी मैं डाल दे रहा हूँ। तो वो मंथली वाला जो हेड है ना, वहाँ पे मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। क्लियर है? तो इसको रिवाइज कीजिएगा। और PDF के लिए नंबर मेंशन है, जरूरत आपको लगे तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं पेड ग्रुप पे ज्वाइन कर दूंगा। और मिलते हैं फिर अगले महीने के करंट अफेयर्स में। नवंबर मंथ चल रहा है, नवंबर मंथ की PDF जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, 2 वीक की मैंने बना ली है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। थैंक यू।